है ना कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम ही है ना, इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है, हम लोग कहते हैं लिविंग डॉक्यूमेंट है। लास्ट का जो चैप्टर है एनसीईआरटी में 11th में है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। ये भी क्वेश्चन है। लिविंग इसलिए क्योंकि आर्टिकल 368 में, हाँ गुड मॉर्निंग विकसित, क्योंकि आर्टिकल 368 के अंदर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जो सोल है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही रहेगा, वो तो डे वन से जो है वो है। तो उसमें फेडरलिज्म भी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ना। तो मैं जैसा कह रहा था ना आपको कि हर साल कोई ना कोई नया इशू इवॉल्व होता है न्यूज़पेपर के अंदर, और क्वेश्चन भी आते हैं यूपीएससी के अंदर, क्योंकि फेडरलिज्म तो सेम ही है, इशू चेंज होते रहते हैं, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। तो फेडरलिज्म बेसिकली है ना, जैसा हम लोगों ने देखा है ना प्रीवियस क्लासेस में, फेडरलिज्म की क्या डेफिनेशन है, इट इज बेसिकली डिवीजन ऑफ पावर, है ना, नॉट ए डेलीगेशन ऑफ पावर, है ना, डिवीजन का पावर है, जो टोटल जो पावर है लॉ बनाने के सब्जेक्ट्स जो है उसको डिवाइड कर दिया है, डिवीजन ऑफ पावर है ना कि डेलीगेशन है। तो डिवीजन ऑफ पावर जनरली ना सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन हमने 2 लेवल पे डिवाइड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया है खुद ने, है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंटर और स्टेट को आप प्रोविंसेस भी कह सकते हो, है ना, रीजन्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग लॉ बनाते हैं वो एमपी कहला जाते हैं, पार्लियामेंट बनाती है, और यहाँ पे जो लोग लॉ बनाते हैं आपके लिए ना, दे आर नोन एज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, तो आज हम लोग इसको खत्म करेंगे, और ये हमेशा करंट में रहता है ना, जैसा हम लोगों ने देखा था। आज भी ये एक न्यूज आर्टिकल था, तो मैंने इसका कटिंग स्क्रीनशॉट लिया है। 29 मार्च है क्या आज? हाँ, तो ये देखो हेडिंग आया है जो हम लोग कल डिस्कस भी कर रहे थे, है ना। फेडरल का मतलब सेंटर वर्सेस स्टेट का कोई इशू है ना। फेडरल जब शब्द आ जाता है तो इसका मतलब वहां पे 2 पार्टीज तो कम से कम इन्वॉल्व हो गई हैं, एक सेंटर इन्वॉल्व हो गया और एक स्टेट इन्वॉल्व हो गया, या स्टेट वर्सेस स्टेट भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जनरली सेंटर वर्सेस स्टेट, तो उस पर फिर इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, है ना, आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक में देखा होगा बहुत सारी कमेटी भी बनी है ना, सरकारिया कमीशन बना है, जस्टिस है ना, सरकारिया कमीशन बना है, ऐसे करके टाइम टू टाइम नई नई कमेटीज आती हैं, अलग अलग रिपोर्ट आती हैं कि भाई कैसे सेंटर और स्टेट के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, झगड़े हैं, उसको कम करें, और है ना हार्मोनियस दोनों के बीच में फंक्शनिंग हो, ठीक है। तो झगड़े कम से कम हो, कॉन्फ्लिक्ट टेंशन तो होना स्वाभाविक है, जहां पे है ना आपने 2 लोगों के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कुछ आप इश्यूज पे, कुछ पे आप बनाओगे लॉ, कुछ पे है ना एक और दूसरा व्यक्ति बनाएगा, तो हमेशा रहेगा ही शेयरिंग ऑफ पावर जहां पे इन्वॉल्व हो जाता है ना। फेडरलिज्म इज अबाउट है ना शेयरिंग ऑफ पावर, लॉ बनाने का जो पावर है, एडमिनिस्ट्रेट करने का जो पावर है, तो हमेशा रहेगा ना कि भाई ये तो मेरा पावर है ना। हम लोग वैसे भी देखते हैं, है ना, हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी, वो अलग है, फेडरलिज्म से अलग चीज है वो, लेकिन उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, हमने जुडिशरी वाले चैप्टर में देखा था ना। तो जहां पे शेयरिंग ऑफ पावर इन्वॉल्व हो जाता है ना, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होना, टेंशन होना इज ए नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है, नेचुरल है वो चीज, कोई ऐसा उसमें नहीं है। तो उस टेंशन को, उस कॉन्फ्लिक्ट को प्रॉपर कैसे मैनेज करें, तो अलग अलग टाइम टू टाइम कमिटीज बनती हैं सरकार में, स्टडीज होती हैं। तो एक जो नाम, वैसे तो बहुत सारे नाम है, एक जो नाम इस किताब में भी दिया हुआ है वो है ना सरकारिया कमीशन, 1983 की बात है, और 88 में आई थिंक ये रिपोर्ट वगैरह देता है अपनी। तो ये थोड़ा सा देखेंगे अपन, है ना। कल हमने देखा था कि भाई हमारे यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है ना, लेकिन हमने कंक्लूड किया था कि फेडरल तो है, लेकिन उसका बायस किधर है, सेंटर की तरफ है ना। एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, सेंटर की तरफ थोड़ा सा झुकाव है ना, यूनिटरी बायस है। इसको हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, है ना, वी इंडिया इज ए फेडरल, है ना, स्ट्रक्चर है उसका पॉलिटी का, बट विद ए यूनिटरी बायस, है ना। इंडिया दैट इज ना भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स हम लोग कहते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि फेडरलिज्म का कहीं मेंशन नहीं है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज सच। ये जो वर्ड है इज्म है ना, ये भी एक तरह का आइडियोलॉजी है, तो ये कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं
तो वो चीज निकल के आती है। और वो चीज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ निकल के आती है? कैसे मालूम कि आपको शेयरिंग ऑफ पावर हुआ है, डिवीजन ऑफ पावर हुआ है? कहाँ रिफ्लेक्ट करता है ये चीज? हाँ, शेड्यूल 7 में रिफ्लेक्ट करता है ना, कि भाई ये यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 1, इसमें यूनियन या मतलब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। ये स्टेट लिस्ट है, इसमें स्टेट रिस्पेक्टिव जो स्टेट्स हैं, है ना, वो अपनी लोकल कंडीशंस के हिसाब से जो उनके लिए बेस्ट सुटेड कोर्स ऑफ एक्शन है, वो लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से लॉ बनाएंगे। ठीक है, ये जो डिवीजन है पावर का, ये हमने शेड्यूल 7 में डाला हुआ, तो वहां से क्लियर हो जाता है कि यस देयर इज ए ना डिवीजन ऑफ पावर या शेयरिंग ऑफ पावर है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ऐसा नहीं कि शब्द कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये तो इतना तो क्लियर है, कॉमन से क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में। ठीक है, ऐसे हमने काफी सारे इश्यूज डिस्कस किए थे। फिर मैंने ये भी कहा था कि यूनिटरी बायस कहाँ झलकता है, वो हम आज देखेंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज है, गवर्नर का इंस्टीट्यूशन है ना, तो गवर्नर की इंस्टीट्यूशन की बात हो रही थी। ठीक है, तो गवर्नर का इंस्टीट्यूशन हो गया, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, इमरजेंसी पावर हो गए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, ये सब सेंटर को क्या हावी करते हैं स्टेट्स के ऊपर। तो हमेशा एक है ना वो रहता है, हमेशा एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। तो ये देखो एकदम करंट का न्यूज है, जो हम कल डिस्कस भी किया था मैंने पासिंग रेफरेंस में, कि भाई क्या लिखा हुआ है, गवर्नर्स, है ना, क्योंकि आपको मालूम है सेंटर में जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो अल्टीमेटली वो लॉ नहीं बन सकता जब तक कि कौन अपनी एसेंट नहीं देगा, सहमति नहीं देगा उसको साइन करके, सेंटर में प्रेसिडेंट, है ना। सेम फॉर्मेट स्टेट में है, देयर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना, ये सब चीजें हैं, विधानसभा है और ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो वहां पे भी अगर कोई लॉ बनाते हैं, है ना, गवर्नमेंट बिल आया कोई और उसको पास कर दिया सक्सेसफुली आपने, जनरली तो बाई कैमरल की जगह यूनिकैमरल है मैक्सिमम लेजिस्लेचर स्टेट में, लेकिन अगर बाई कैमरल भी है तो मान लीजिए दोनों सदन से पास हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली से भी, लेकिन जब तक कि गवर्नर साइन नहीं करेंगे तब तक वो लॉ नहीं बन पाएगा, है ना। फाइनल एक उसमें रहता है ना, एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है कि गवर्नर का हाँ भरना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, जैसा हमने कल देखा था कि जो गवर्नर है वो कोई उसका हम लोग कोई ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन में पार्ट लेते हैं ना, इवन प्रेसिडेंट वाले में तो फिर भी पार्ट लेते हैं लोग इनडायरेक्टली। गवर्नर का इंस्टीट्यूशन जो है, सीएम को तो हम लोग अपॉइंट करते हैं इनडायरेक्टली, है ना, हम लोग चुनाव में जाते हैं और वोट डालते हैं स्टेट के लोग, और फिर सीएम नियुक्त होता है। लेकिन गवर्नर ऐसा नहीं है। गवर्नर कहां से आता है? गवर्नर का कभी इलेक्शन सुना आपने? इलेक्शन होते हुए कभी न्यूज में पढ़ा हो कि ये वर्सेस ये लोग खड़े हैं गवर्नर की पोस्ट के लिए? ऐसा कभी नहीं है। तो जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, यूटीज हैं, वहां पे गवर्नर की जो पोस्ट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है ना। तो वो किसका एजेंट है? गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से एजेंट है वो ना, ही इज द ना एजेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वन एंड द सेम थिंग। यूएस में इसी को फेडरल गवर्नमेंट भी कह देते हैं लोग, ठीक है, हम लोग वो टर्म यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म यूज करते हैं। सो इसको किसने अपॉइंट किया? यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। ठीक है, हमने देखा था। तो ये जो भी करता है नहीं करता है वो बेसिकली किसके इशारे पे करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के, है ना। तो इसको कोई लोगों से वोट तो लेने नहीं है, लेकिन ही इसको चूंकि नियुक्त किया, उन्होंने अपॉइंट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उनकी बिडिंग करता है ना, उनके इंटरेस्ट की रक्षा करता है। तो एक तरह से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी तो ये हो सकता है ना भी साइन करे किसी बिल पे, या उस बिल को पटक ले अपने पास, या उसको अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उसमें तो उसको प्रेसिडेंट के पास ही भेज सकता है। तो फिर वो तो और लंबा गया, मतलब फाइल फिर तो चली गई कई दिनों के लिए। ठीक है, तो ये जनरली तो ये कुछ नहीं करता है ना, नॉर्मल अपना काम करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये नॉमिनल इंस्टीट्यूशन है ना, सांकेतिक है, सिंबॉलिक है, फॉर्मल है। एक्चुअल पावर तो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ही है। ठीक है, तो ये नॉर्मली है ना, जस्ट वहां बैठा रहता है, हाईएस्ट ऑफिस है स्टेट में आप कह सकते हो। लेकिन जब सेंटर में अलग गवर्नमेंट होती है, अलग पार्टी की गवर्नमेंट होती है, और स्टेट में अलग पार्टी की गवर्नमेंट होती है ना, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर एक्सर्ट करना चाहती है और अपनी बात मनवाना चाहती है स्टेट गवर्नमेंट से, है ना, तो वो इस वाले इंस्टीट्यूशन का बहुत फ्रीक्वेंट यूज करते हैं गवर्नर के, है ना। तो गवर्नर को वो कहते हैं और उस हिसाब से फिर गवर्नर, है ना, कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बिल पास कराए होंगे तमिलनाडु में, ये है केरला वाला इशू है, तमिलनाडु में भी सेम इशू है, क्योंकि वहां पे डीएम की है और यहाँ पे लेफ्ट, है ना, फ्रंट की गवर्नमेंट है। ठीक है,
तो अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं स्टेट और सेंटर में, तो सेंटर और स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। अब राजस्थान के बारे में नहीं सुनते हो अभी, क्योंकि राजस्थान में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और सेंटर में भी सेम पार्टी की गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे इश्यूज कभी भी सेंटर स्टेट का फॉर्म ही नहीं लेंगे, है ना। हाईकमांड ने नियुक्त किया है या, है ना, वहां से डायरेक्शंस आ जाएंगे तो ओपन में तो कोई डिस्प्यूट होने का इश्यू ही नहीं है। और गवर्नर को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है, ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है केरला में और तमिलनाडु में और मे बी वेस्ट बंगाल में, तेलंगाना वगैरह में। सो गवर्नर के इंस्टीट्यूशन को कैसे यूज करते हैं, वन ऑफ द मैकेनिज्म है कि लॉ पास करने दो आप सीएम को और, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को विधानसभा में, लेकिन हम साइन नहीं करेंगे तो लॉ कैसे बनेगा, वो बिल बन के पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये निगोसिएशन का एक टेक्टिक हो गया। तो यही लिखा हुआ। केरला फिर परेशान होकर कहाँ गया, आपको मालूम है ना, फेडरल रिलेशंस को लेके कोई इश्यू होता है तो लोग कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ना, ठीक है। हाँ, तो केरला कहाँ गया फिर फाइनली परेशान होके, इट हैज मूव टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दी विदहोल्डिंग ऑफ असेंट, है ना, वो साइन करने से मना कर रहा है, टू बिल्स, है ना, बाय दी प्रेसिडेंट को उसने रेफर कर दिया होगा और खुद कुछ अपने पास रख लिए होंगे। तो प्रेसिडेंट भी साइन नहीं कर रहा है, गवर्नर भी नहीं कर रहा है, तो सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है। ओवर द पास्ट ईयर, है ना, मोर देन ए ईयर हो गया है, सेवरल ओपोजिशन रूल्ड स्टेट्स अदर देन केरला, और बाकी स्टेट्स भी जहां पे नॉन बीजेपी सरकारें हैं, है ना, तो ओपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैव अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट ओवर द सेम, मतलब बाय नॉन कोऑपरेशन ऑफ द गवर्नर्स एंड द मे बी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये इशू उठता रहता है और हर साल इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो नथिंग न्यू, हमेशा से हो रहे हैं ये इश्यूज, ऐसा नहीं कि आज ही हो रहे हैं। और स्पेशली कब से हो रहे हैं, एक वाटरशेड मोमेंट है इंडियन, है ना, इलेक्शंस के अंदर 1967, है ना, ये डेट आप बार बार पढ़ोगे, है ना, सरकारी कमीशन पढ़ोगे, टर्निंग पॉइंट है 1967 के 4th जनरल इलेक्शंस। वहां पे ऐसा होता है कि उससे पहले जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट में पार्ट लिया, तो कांग्रेस का के प्रति लोगों का सहानुभूति था, तो कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। सेंटर में भी पंडित नेहरू ने बनाई, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने काफी टाइम तक बनाई, उसके बाद इंदिरा गांधी, है ना, वगैरह ये सब लोग रहे, और स्टेट्स में भी इन्हीं की सरकारें बनती थी। तो सेम गवर्नमेंट सेंटर में सेम स्टेट में, तो कोई इशू ही नहीं होना, है ना, वापस का इंटरनल इशू हो गया पार्टी का। लेकिन 1967 जब पहले हमारे देश में जनरल इलेक्शंस स्टेट की और असेंबली के साथ होते थे, हम लोग अब कहते हैं ना वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते रहते हैं, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन शुरू में था 4th जनरल इलेक्शन तक स्पेशली, है ना, जब सेंटर के भी एक साथ होते थे और स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट असेंबलीज के भी, ठीक है। तो 1967 में कुछ ऐसा होता है कि आजाद हुए थे 1947 में, 20 साल हो गए, अब जोश लोगों का ठंडा हो गया है ना, कांग्रेस का वो ऑरा नहीं रहा जो पहले था, है ना। नेहरू हैज आल्सो पास्ड अवे 64 के अंदर, लाल बहादुर शास्त्री भी जा चुके हैं और वो बात नहीं रही। लोकल जो इश्यूज हैं लोगों के कि भाई, है ना, ठीक है आजादी तो मिल गई, अब हम कॉमन एनिमी तो चला गया, अब हम लोग आपस में हमारे कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो कुछ लोग जो स्पेशली नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं जैसे केरला, तमिलनाडु जो हम कह सकते हैं, वो ये कहने लगे कि भाई, है ना, हमें और ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, है ना, सेंटर हमारे पे हिंदी इंपोज नहीं करेगा। या कई लोगों ने कहा कि हमें अलग स्टेट चाहिए, गुजरात चाहिए, महाराष्ट्र चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में भी अलग अलग स्टेट की डिमांड होने लगी। तो लोकल इश्यूज इंपॉर्टेंट हो गए फिर। तो लोकल इश्यूज पे जिन पार्टीज ने इलेक्शन लड़ा उनको वोट मिले, जो रीजनल पार्टीज थी, नई नई पार्टीज का, है ना, उदय होता है, उद्गम होता है और वो सरकारें बनाती स्टेट में। सेंटर में अभी भी कांग्रेस हैज अ अपर हैंड, बट सेंटर स्टेट में लोकल इश्यूज, तो तमिलनाडु में डीएमके आ जाएगी, केरला में कम्युनिस्ट पार्टी आ जाएगी, है ना, ऐसे कर करके धीरे धीरे स्टेट्स के अंदर अपने लोकल इश्यूज बेस्ड पार्टीज अराइज होना शुरू हो जाती हैं। तो सेंटर 1967 में ऐसे 9 स्टेट्स में था जहां पे जो मेजॉरिटी थी कहीं ना कहीं कांग्रेस की, वो चली जाती है और नॉन कांग्रेस सरकारें, नॉन कांग्रेस पार्टी वाली पार्टी सरकारें बनाती हैं 9 मेजर स्टेट्स के अंदर, वो बड़े बड़े स्टेट्स के अंदर, ठीक है। तो जैसे अलग गवर्नमेंट आई स्टेट्स में और सेंटर में सेम कांग्रेस हैज कंटिन्यूड, इंदिरा गांधी है, हो गया खटपट शुरू हो गई आपस में हर इशू को लेके, शेयरिंग ऑफ पावर को लेके, ऑटोनॉमी को लेके,
वहां से फिर सेंटर स्टेट रिलेशन और गवर्नर के इंस्टीट्यूशन का यूज होना, प्रेसिडेंट का रूल का लगना आर्टिकल 356 में, ये सब इश्यूज शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो 1967 है, तो 1967 से ये इश्यूज हो रहे हैं जो आज आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि आज ही हुए हैं, ये तो हो रहे हैं, है ना। और अलग अलग कमिटीज भी आई हैं, सरकारी कमीशन वगैरह, है ना, ये सब आए हैं। तो यही चीज है। तो एक तो ये हो गया, प्रेजेंट में गवर्नर इज नॉट कोऑपरेटिंग विद दी, स्पेशली तमिलनाडु में डीएमके, और यहाँ पे जो लेफ्ट की सरकार है केरला में ना विजयन। और ये जो गवर्नर है कौन है इस फोटो में, आरिफ मोहम्मद, है ना, ये गवर्नर है केरला के। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम बिल पास करते हैं, वो उस पर साइन नहीं करते हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, है ना, ये सब इश्यूज हैं, कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, गवर्नर इंटरफेयर कर रहा है लोकल हमारी फंक्शनिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि भाई आप थोड़ा सा इसमें देखो, आप, है ना, इनको बताओ कि इनका रोल क्या है, हमारा क्या रोल है। तो केरला गवर्नमेंट पिछले हफ्ते कहाँ गई थी, सुप्रीम कोर्ट, है ना, सेइंग दैट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, है ना, वो भी, ठीक है, एंड हैज विदहेल्ड असेंट, है ना, असेंट नहीं दिया, हाँ नहीं किया टू 4 बिल्स पास्ड बाय दी स्टेट असेंबली, है ना, वो गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेज दिया और फिर उन्होंने भी उसमें अपना असेंट नहीं दिया। वाइल भाई या तो आप मना कर रहे हो तो कोई कारण तो बताओ, या उसको अपने पास रखा हो तो कारण तो बताओ, तो उसमें चेंजेस करेंगे लॉ के अंदर, है ना। बट अपने पास रखना या उस पर मना कर देना अपनी असेंट, वो तो कोई बात नहीं है ना। अल्टीमेटली यू हैव टू, हमने पढ़ा था ना कि भाई आर्बिट्रेरीनेस जो होती है वो अलाउड नहीं है संविधान में। हर पब्लिक फंक्शनरी, चाहे आप हो, कल को कलेक्टर हो, है ना, एसडीएम बने, या कोई भी बैठा है सरकारी पोस्ट पे, तो एक बेसिक उससे एक्सपेक्टेशन हमारी रहती है कि भाई वो जो भी करेगा उसका एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमवर्क में करेगा सबसे, उसके बाहर तो आप जा ही नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बाहर तो आप जा ही नहीं सकते। दूसरा एक्सपेक्टेशन है कि भाई कारण बताएगा, है ना, अगर कारण साफ नहीं है, ठीक है, तो कारण तो बताओगे आप मेरे को, तो मैं चेंजेस करूंगा या हम डिस्कस करेंगे आपका कारण लेजिटिमेट नहीं है, वरना वो आर्बिट्रेरीनेस हो जाती है, और आर्बिट्रेरीनेस इज द एंटीथेसिस ऑफ इक्वालिटी और जो बाकी की वैल्यूज हैं ना, वो अलाउड नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने कहा भाई, है ना, उन्होंने अपना विदहेल्ड कर लिया, असेंट मतलब असेंट नहीं दिया, हाँ नहीं दी, रिजेक्ट कर दिया, वाइल डिस्क्लोजिंग नो रीजन व्हाटसोएवर। प्लस जो गवर्नर आरिफ मोहम्मद हैं केरला में, उन्होंने भी अपना 7 बिलों को असेंट नहीं दिया, अपना सहमति नहीं दिया, उस पर साइन नहीं किया। सम कुछ तो इतने टाइम से पड़े उनके पास, सम एज लॉन्ग एज 2 साल से, है ना, तो या तो आप वापस भेज दो रिकंसिडरेशन के लिए, वो ऑप्शन है आपके पास, या उसको रिजेक्ट कर दो, फिर हम कोई नया लॉ लाएंगे। तो ऐसे नहीं, आप पटक के मत रखो, ठीक है, गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर पा रही है बिफोर, है ना। ये सब हो गया केरला, क्योंकि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पे, सेंटर में अलग है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई पर्टिकुलर पार्टी को नहीं कह रहे, हम तो जस्ट एक डिस्कशन में कह रहे हैं कि भाई वहां अलग पार्टी है और यहाँ अलग पार्टी है। तो सेंटर में बीजेपी है और स्टेट में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है ना, ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है। तो उन्होंने टॉप कोर्ट कौन है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, टू डिक्लेयर द रेफरिंग ऑफ स्टेट बिल्स टू द प्रेसिडेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड लैकिंग इन गुड फेथ, मतलब मालाफाइड इंटेंशन है, सरकार को परेशान करने का इंटेंशन है या कोई और इंटेंशन है, मतलब इट इज नॉट एक्टिंग इन गुड फेथ, है ना। मालाफाइड, माल जैसे माल न्यूट्रिशन होता है बैड, और फाइड मतलब फेथ, तो बैड फेथ में कर रहा है वो जो भी कर रहा है, नॉट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द न्यूएस्ट चैप्टर इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स रूल्ड बाय ऑपोजिशन पार्टीज एंड देयर गवर्नर्स, जिनको कौन अपॉइंट करता है, बाय द प्रेसिडेंट। बेसिकली किस प्रेसिडेंट खुद तो कुछ करता ही नहीं है, ऑन दी एट द एड एंड एडवाइस ऑफ द सेंटर, ठीक है। तो वही 1967 वाली बात और यही 2024 वाली बात, तो इट इज ए न्यू चैप्टर, है ना। तो मतलब ये तो पहले से हो रहा है, एक चैप्टर और ऐड हो गया सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ठीक है। तो जब जब ये कॉम्बिनेशन बनता है, स्टेट में अलग पार्टी, सेंटर में अलग पार्टी। सो ओवर द पास्ट ईयर मल्टीपल स्टेट्स इंक्लूडिंग केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, क्योंकि पंजाब, क्योंकि देखो ना आप यहाँ किसकी पार्टी है, लेफ्ट डीएमके, यहाँ पे पहले तो थी उसकी तेलंगाना राष्ट्र समिति और अभी कांग्रेस की है, एंड पंजाब में आप पार्टी है। तो कौन से वाले स्टेट गए सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, नॉन बीजेपी स्टेट्स, या जो सेंटर में उसके अलग पार्टी वाले, है ना, इतर पार्टी वाले, हैव अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट अबाउट गवर्नर्स विदहोल्डिंग असेंट टू दी। तो ये सेंटर के इशारों पे, ही इज द एजेंट ऑफ द सेंटर, हमने पढ़ा है, ये टर्म बहुत बार आता है, और वो जो भी करता है बेसिकली सेंटर के इशारे पे करता है। तो अगर सेंटर को अपना, हमने कहा ना
फेडरल हैं लेकिन ऐसे फीचर्स हैं जो यूनिटरी बायस कैरी करते हैं, ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से नहीं कर रहा, कॉपरेट नहीं कर रहा है स्टेट, तो इसके पास ये मैकेनिज्म है, अदर देन ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, है ना, शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया, ग्रांट इन एड हो गया। और अगर सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स के अंदर काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया है, सेंटर ने कोई इंस्ट्रक्शंस दिए वैसे वो काम नहीं कर रही है ना, तो वो प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे उनके पास मैकेनिज्म है। एक तो ये न्यूज आया आज, हाँ, ये कौन है, अपन ने पहले देखा ना, करंट आना जरूरी है, फंडामेंटल्स तो सेम रहेंगे, एग्जाम्पल तो कोट करेंगे ना। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में आता है। इनका नाम क्या है, दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा है या इरोम शर्मिला है? इरोम शर्मिला की स्टोरी है, ठीक है। ये तो राइटर है, इन्होंने तो किताब लिखी होगी इन पे। क्या किताब लिखी है? मणिपुरी है ये, है ना, दैट मीन्स एंड इरोम शर्मिला एंड द स्ट्रगल फॉर पीस इन मणिपुर। और अभी मणिपुर हम देख भी रहे हैं ना, कुकी मैतई वाला इशू चल रहा है और बहुत टाइम से खिंच गया और है ना चल ही रहा है, वो तो आपको मालूम है, इसमें तो क्या बोलना है, ठीक है। मणिपुर में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपस में, उसके अलावा ये तो आज की बात है, इसके अलावा पहले भी डिस्टर्बेंस रहा है मणिपुर में। तो जब किसी स्टेट में पुलिस या लोकल प्रशासन से चीजें कंट्रोल नहीं होती हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। वो किसके फॉर्म में इंटरवीन करती है? वहां पे मिलिट्री भेजती है, मार्शल लॉ लगाती है ना, कोई ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है व्हेन देयर इज ए स्टेट गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं है रही कंडीशन। तो एक तरीका है, एक लॉ होता है एफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल, है ना, प्रोटेक्शन एक्ट। उसमें अगर आर्म्ड फोर्सेस वाले जैसे आसाम राइफल वाले हैं या कोई और हैं, वो अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी अगर कोई ऐसी वैसी चीज कर भी देते हैं, एक्सट्रीम ह्यूमन राइट का अब्यूजेस हो जाता है, तो उसको उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी सरकारी, ना, कोर्ट्स वगैरह इंटरवीन नहीं करेंगे, उसको इम्यूनिटी दे देते हैं। तो उसका कई बार मिसयूज भी होता है, ऐसा कई लोगों का कहना है। तो उसके खिलाफ कि मणिपुर से एफ्स्पा हटाया जाए, उसके लिए खिलाफ ये कोई, इन्होंने कोई आई थिंक 16 साल भूख हड़ताल पे रही है। ये 16 साल कैसे रह सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये ऐसे रह सकता है कि ये तो खाना नहीं खाती हैं, लेकिन सरकार की तो जिम्मेदारी है ना आदमी को जिंदा रखना, तो फोर्स फीड किया जाता है किसके थ्रू? ये नलकी के थ्रू, ठीक है ना। तो अब तो इन्होंने छोड़ दी स्ट्राइक, है ना, इन्होंने देखा कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं, तो अब तो, है ना, शी हैज लेफ्ट। बट 16 साल इन्होंने ना, इनको आयरन लेडी भी कहते हैं, इरोम शर्मिला। सो मणिपुर में एफ्स्पा हटाने के लिए इन्होंने डिमांड किया था, क्योंकि उनके हिसाब से ही किसका वायलेशन है? आर्टिकल 21 ना, राइट टू इक्वालिटी एंड, है ना, सॉरी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात हो रही है। रिपील मतलब वापस लो, है ना, वापस लो। एफ्स्पा राइट नाउ, है ना, एवरीवन शुड हैव राइट टू। तो ये जिस भी कॉन्टेक्स्ट में है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इसमें जिक्र हुआ एफ्स्पा का एक जगह पे आके, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर है आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में इस तरह के लॉ बनाने के, एफ्स्पा जैसे बनाने के लिए। स्टेट में अगर स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर हो गया तो दे कैन, है ना, वहां पे आ सकते हैं और चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने इरोम शर्मिला का नाम लिखा है, किताब में कहीं नहीं लिखा है। एफ्स्पा आएगा भी, अपन देखेंगे आगे, ठीक है। तो इरोम शर्मिला आप कहीं लिख लो, है ना, अपने को पता होना चाहिए। अपन लोग इंडिया में रहते हैं, अभी फ्यूचर में कोई पूछेगा और हम बोलेंगे हमने इरोम शर्मिला का नाम ही नहीं सुना है, तो इट विल नॉट लुक गुड, है ना। तो इसीलिए हम लोग करंट देखते हैं हर दिन न्यूज़पेपर में, जो इश्यूज आते हैं उसको रिलेट करने का यही रहता है कि हम, है ना, क्वालिटी को इन्हांस करें ना। 12वीं का बोर्ड का एग्जाम तो देंगे नहीं, ये तो करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इरोम शर्मिला ना, तो ये है इरोम शर्मिला का पढ़ना आप लोग जाके। नेक्स्ट एक करंट वाला एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मणिपुर से हैं, ये लिख लेना आप, पेन से लिख लो आप, उसको किताब को बचा के नहीं रखना, अपने को पढ़ के और फिर यहीं छोड़ जाना है, ठीक है। पेन से लिखा करो, क्या है किताबों में इतना उसको। हाँ, नेक्स्ट एक और जो आजकल न्यूज में है, कौन है ये? सोनम कपूर है? कौन है? सोनम कपूर तो नहीं है, कौन है? ये दूसरे वाले सोनम है, सोनम वांगचुक। इनका नाम सुना आपने 3 इडियट्स वाली मूवी में? आमिर खान है ना उसमें। आमिर खान ने जो कैरेक्टर प्ले किया है ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ऑल इज वेल, और वो जो भी है, वो यही कैरेक्टर है सोनम वांगचुक, है ना, यही है वो मैकेनिकल इंजीनियर सोनम वांगचुक। अभी ये क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये करते रहते हैं प्रोटेस्ट, है ना। ही इज ए क्लाइमेट एक्टिविस्ट,
लद्दाख में रहते हैं, लद्दाख में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहाँ के लोग पे भी असर दिख रहा है, टूरिज्म का भी असर दिख रहा है ना, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अभी इनका कंसर्न है, रिसेंटली सरकार ने 2019 में आर्टिकल 370 स्क्रैप कर दिया था, डाइल्यूट कर दिया था उसको, ठीक है। और जो स्पेशल स्टेटस था, है ना, इंडिया में स्टेट्स जो हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, कुछ पावर स्टेट के पास है, कुछ सेंटर के पास है, लेकिन उसमें भी कुछ स्टेट्स को ज्यादा स्पेशल स्टेटस है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, जैसे ये हो गया, कुछ नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हो गए, तो वापस ले लिया और जेएनके को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लद्दाख एंड जेएनके। ये लद्दाख से कंसर्न है, ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो स्पेशल स्टेटस है, हम तो पहले ही ठीक थे, है ना, तब तो कुछ तो हमारी वैल्यू थी, अब तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रही। हमारे यूटी को सबसे पहले तो क्या बनाओ, लद्दाख को स्टेट बनाओ, जैसे स्टेट बनेगा वहां पे लोग इलेक्शंस में पार्ट लेंगे और असेंबली बनेगी और फिर वो अपना सीएम चुनेंगे। अभी यूटी में केंद्र शासित प्रदेश होता है, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है डायरेक्टली, ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन और ट्राइबल्स हैं, तो शेड्यूल 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमारे को इंक्लूड करो, उससे हमें क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, कुछ स्पेशल चीजें मिलेंगी, है ना, तो वो मिले। तो कई चीजों को लेके अभी ये इन्होंने मुहिम छेड़ रखी थी। कल परसों इन्होंने 21 दिन पूरा हुआ, इन्होंने अपने हंगर स्ट्राइक एक बार तो वापस ले लिया। इन्होंने कहा कि आई विल बी बैक, है ना, मैं फिर आऊंगा, ऐसा न्यूज़पेपर वाले हेडिंग देते हैं, ठीक है। सोनम वांगचुक एंड्स 21 डे हंगर स्ट्राइक। तो ये बेसिकली क्या है कि लद्दाख के लिए एक तो स्टेटहुड मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात आ गई, कहीं ना कहीं स्पेशल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। शेड्यूल 6 के में जो स्टेट्स है ना, उसमें हमें भी इंक्लूड करो उस लिस्ट में। आप देखना कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 में कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये है। सो क्या कहा इन्होंने, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, क्लाइमेट को लेकर भी लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं। सोनम वांगचुक हैज सेड दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द प्रोटेस्ट। ये इन्होंने अपने ट्विटर पे डाला हुआ, आजकल सोशल मीडिया पे डालना जरूरी है ना, क्योंकि आप लोग तो वहीं हो, फिर आप लोग को तक खबर नहीं पहुंचती इन लोगों की, इसलिए बेचारे ट्विटर पे भी डाल रहे हैं वहां से बैठे बैठे, है ना। एंड ऑफ डे 20 क्या लिखा हुआ इन्होंने, कितने लोग आए, 2500 लोग आए, है ना, कुछ लोग बाहर सो रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। सेव हिमालय, सेव लद्दाख। ये वैसे ही मैंने उठाया था हिंदी में, क्योंकि हिंदी में इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये 3 इडियट्स मूवी में आता है ना, फनसुख वांगडू क्या नाम था, है ना, है? मुझे याद नहीं है लेकिन आपको याद होगा, ठीक है। तो उसमें यही वो कैरेक्टर है, मैकेनिकल इंजीनियर वाला, है ना, जिनके जीवन में 2009 की फिल्म 3 इडियट्स के चरित्र को, है ना, प्रेरित किया था। ऐसा वैसा 21 दिन तक चला है, तो इन्होंने कहा 21 दिन तक गांधी जी ने भी फास्ट रखा था, मैक्सिमम जो रखा है, और फिर इन्होंने अभी फिलहाल उसको फास्ट को होल्ड पर डाल दिया है। तो ये 3 न्यूज मैंने आपको बताएं, ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे समझने में, कहीं कहीं चीजें आएंगी। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, है ना, हम लोग कहां तक पहुंचे थे उसमें, स्ट्रॉन्ग सेंटर। सो फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं, एंड देयर इज नो गेन सेइंग द फैक्ट की, है ना, वी आर ए फेडरल कंट्री, बट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी सब नेशनल यूनिट्स जो है, स्टेट्स, रीजन से प्रोविंसेस हैं, दैट इज नॉट एकदम एग्जैक्ट इक्वल नहीं है ना, थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट किधर है, सेंटर की तरफ है। ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, एक तो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट में स्टेट सब्जेक्ट भी ज्यादा है, वो एक अलग चीज है, बाकी ना विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो इसमें हमने देखा था, ये हमने स्लाइड देख लिया था कि भाई, है ना, हमने ऐसा क्यों किया, है ना, हमने क्यों नहीं यूएस मॉडल की तरह स्टेट्स को ज्यादा पावर दी, सेंटर को ज्यादा क्यों दिए। उसका रीजन सिर्फ इतना था कि जब हम लोग आजाद हुए, तो आजादी तो हमें मिली, बट एट व्हाट कॉस्ट। आजादी के साथ हमें क्या मिला, पार्टीशन मिला, है ना, हमें आजादी के साथ पार्टीशन मिला। तो वी डिड नॉट वांट कि भाई फिर से जो स्टेट्स हैं, है ना, वो, है ना, किसी इश्यू को लेके, चाहे लैंग्वेज का इश्यू हो या, है ना, अपना आइडेंटिटी का इश्यू हो, कल्चर का इश्यू हो, उसको लेके फिर से अलग होने की बात नहीं करें किसी भी इश्यू पे। और अगर ऐसा कभी होता है ना, तो सेंटर शुड हैव इनफ, है ना, प्रोविजंस या पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऐसी टेंडेंसीज को, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को वो लोग क्या कर ले, वहीं पे चेकमेट कर दे, ठीक है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को वहीं पे रोक दे। तो ये नहीं हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि जो टिल्ट है, बायस है, वो किधर हो, सेंटर की तरफ हो। तो फेडरल है, डेफिनेटली फेडरल है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको जो करना आप करो, जैसे घर पे भी होता है ना, भाई आपको पूरी आजादी है, लेकिन एक लिमिट तक है ना, उसके बाहर जाते हो तो, है ना, एक्शन विल बी टेकन। तो वही है। तो स्टार्टिंग में एक तो ये था सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को रोकना, दूसरा ये था कि कंट्री के सामने कॉमन चैलेंजेस थे, सारे देश के सामने, इलिटरेसी,
पॉवर्टी, है ना, लैक ऑफ डेवलपमेंट, हंगर, हम पढ़ते हैं। फिर 5 ईयर प्लान बनाया, 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने एक साथ काम किया ना, ठीक है, 5 ईयर प्लान बने, 12 5 ईयर प्लान बने, ठीक है। तो ये सब चीजों से फाइट करने के लिए, एज ए टीम इंडिया काम करने के लिए इट वॉज जरूरी कि सेंटर लीड ले और स्टेट उसके पीछे पीछे आए ना, फॉर सो बेटर प्लानिंग इन द फॉर्म ऑफ 5 ईयर प्लान्स एंड कोऑर्डिनेशन। इट वाज नेसेसरी कि देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, है ना। स्टेट अगर उसकी मानेंगे नहीं तो कैसे करेगा वो काम। तो स्टेट विल इशू डायरेक्शंस और स्टेट सेंटर विल इशू डायरेक्शन, स्टेट्स हैव टू कंप्लाई। अदरवाइज क्या होगा, आर्टिकल 356 सही है ना, प्रेसिडेंट रूल लगाने का, ठीक है। तो वो ऑप्शन, सारे ऑप्शन है, कैरेट एंड स्टिक, ठीक है। सो क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं दैट क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, है ना। हम कैसे क्लेम कर रहे हैं ये चीज, है ना, हाउ डू वी क्लेम कि सेंटर यूनिटरी बायस है, मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब यूनिटरी बायस, ठीक है। कैसे है हमारे यहाँ पे बायस ही कहा मैंने, है ना, अल्टीमेटली है तो फेडरली, टेंडेंसी वैसी है, बायस है थोड़ा सा, ठीक है। सो है ना, सो दी वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट, है ना, स्टेट्स का क्रिएशन करना, है ना। इंडिया के अंदर स्टेट्स होते हैं, फिर सीएम होते हैं, है ना, ठीक है। अनलाइक यूके, इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, है ना, इज इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। तो हमने पढ़ा था ना, आर्टिकल कौन सा था, 3, आर्टिकल 3, है ना। पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट का नाम बदल दे, चाहे तो बाउंड्री बदल दे, चाहे तो 2 स्टेट्स को मिला के नया बना दे, थोड़ा थोड़ा दोनों का लेके एक नया बना दे, है ना, कुछ भी चाहे उस स्टेट के साथ कर सकता है ना। तो स्टेट ये नहीं कहेगा यूएस की तरह कि भाई आप हमारा, है ना, बाउंड्री चेंज नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं है ना। हमारे यहाँ पहले कंट्री बना, इंडिया बना, और फिर स्टेट्स बने डिपेंडिंग अपॉन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, है ना। तो पहले कम स्टेट थे, 14 थे, +6 यूटी वगैरह था, है ना। फैजल अली कमीशन के बाद फिर वो धीरे धीरे बढ़ के 29 हो गए, आज 28 है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है हमारे यहाँ। तो पार्लियामेंट के पास पूरी लिबर्टी है, पावर है। तो द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट, तेलंगाना पहले नहीं था, आज है। उत्तराखंड नहीं था, आज है ना। गुजरात, महाराष्ट्र को अलग करके अलग अलग बना दिया, ठीक है। तो द वेरी जो अस्तित्व है स्टेट का, इंक्लूडिंग उसकी क्या बाउंड्री होगी, ठीक है, इज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट ये उसका क्रिएशन है। द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड, है ना। पार्लियामेंट के पास पूरे पावर है टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। तो जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना, झारखंड बनाया बिहार से, बना दिया पार्लियामेंट ने, तेलंगाना बना दिया, है ना, और बहुत सारे स्टेट बना दिए। और अभी भी डिमांड उठती रहती है कि महाराष्ट्र वाला वो जो सेंट्रल नागपुर वाला जो एरिया है ना, विदर्भ वाला एरिया, उसको अलग स्टेट बनाया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ना, हम पीछे रह गए हैं, इतना बड़ा स्टेट है, तो छोटे छोटे स्टेट होंगे तो बेटर होगा, है ना। ये डिबेट भी चलता रहता है, ठीक है। तो ये कौन करेगा, पार्लियामेंट के पास पूरे पावर है। इट कैन ऑल्सो चेंज, ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट और इवन इट्स नेम, है ना। तो वेरी जो नेम एग्जिस्टेंस है उसको भी ना मिटा सकती है और बना सकती है, जो चाहे कर सकती है। तो सबसे पहले तो यहीं से क्लियर हो गया कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, दैट हैज ए अपर हैंड, और स्टेट कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सम सेफ गार्ड्स। एक सेफ गार्ड है कि भाई आप मेरा नाम बदल रहे हो तो मुझसे तो पूछ लो एक बार, पूछेंगे, पसंद आए तो ठीक है, ना नहीं भी आए तो पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड कि आपकी सुने, ठीक है। तो आपके पास भेजेगी कि भाई हम आपकी बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, आपका नाम बदल रहे हैं, है ना, तो आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो वो तो नहीं बोलेगा, लेकिन पूछते हैं आपसे, है ना, एक बार। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है बट दैट इज नॉट बाइंडिंग, जो करना पार्लियामेंट वही करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सम सेफ गार्ड, है ना, चेक्स एंड बैलेंसेस बाय वे ऑफ सिक्योरिंग द व्यू ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। तो राजस्थान के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे बाउंड्री के साथ, नाम के साथ, तो एक बार आप जो लॉ लेके आएगी, पार्लियामेंट में आएगा लॉ चेंज करने का, तो एक बार आपसे भी ओपिनियन लेंगे, और आपकी स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो उसे वोटिंग कराए, है ना, अपना ओपिनियन दे, सपोर्ट करे या उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट दैट कि वी लिव इन ए डेमोक्रेसी, तो आपसे भी पूछा जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली पार्लियामेंट का कॉल है। तो विच शोज की कुछ भी कर सकती है पार्लियामेंट स्टेट के साथ, ये चीज तो क्लियर हो गई। दूसरा, है ना, चीज जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जब व्हेन द पुश कम्स टू शव, है ना, हम लोग कहते हैं ना, जब आमने सामने हो जाएंगे तो किसकी तूती बोलेगी, तो वो कौन सी बोलेगी, सेंटर की बोलेगी, है ना। क्यों? क्योंकि अगर सेंटर ने आपको कुछ करने के लिए कहा और आपने डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं किया,
सो दैट इज ए इनफ ग्राउंड रीजन फॉर द इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, है ना। मैंने आपको कुछ कहा सेंटर ने और आपने नहीं किया, तो वो फिट ग्राउंड है, वैलिड ग्राउंड है किसके लिए, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। तो ये आप बाद में भी पढ़ोगे, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, लेकिन अभी एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 356 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं, विच इज नथिंग बट गवर्नर रिकमेंडेशन देता है कि भाई यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ भी सही नहीं हो रहा है ना, आप थोड़ा देखो इसमें मामला, है ना, गड़बड़ है, यहाँ पे दंगे हो रहे हैं या कुछ और इलेजिटिमेट चीजें हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है स्टेट की, तो उसके रिकमेंडेशन पे क्या करेगा प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, विल इंपोज प्रेसिडेंट्स रूल, और उस सरकार को बर्खास्त करके अपने कंट्रोल में ले लेगा, और वो उसके टॉपिक्स पे भी वही बनाएगा लॉ, ठीक है। तो ये टेम्परेरी मेजर है, इसको कम से कम यूज करना है। अल्टीमेटली फेडरल स्ट्रक्चर है, लोगों ने चुना है स्टेट गवर्नमेंट को, तो उनकी चलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ ग्राउंड्स पे हाँ, जब लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा तो डेफिनेटली सेंटर कैन इंटरवीन, है ना, उनके पास पावर होनी चाहिए, वो पावर है आर्टिकल 356 में। तो इसका ये होना चाहिए एज ए अपवाद, एज एन एक्सेप्शन, बट इट हैज बिकम द नॉर्म, तो इसका मिसयूज ज्यादा होता है, ऐसा कई क्रिटिक्स का कहना है ना, कि स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे आती है वो उसको बर्खास्त करके चुनाव करा देती है, कोशिश ये करती है कि भाई उसी की पार्टी की सरकार बन जाए, तो मिसयूज होता है, और आज से नहीं, डे वन से मिसयूज हो रहा है, ठीक है। तो ये इमरजेंसी प्रोविजन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन वेरी पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजंस विच कैन टर्न नॉर्मल जो फेडरल पॉलिटी है उसको किस में टर्न कर सकते हैं, इनटू ए हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम वंस इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, है ना। तो जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी 1975 से 77, ठीक है, पूरे देश में थी, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं थी, नेशनल इमरजेंसी थी। तो सडनली क्या हुआ, सारा जो स्टेट्स का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है और उनके स्टेट लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट्स पे जो लॉ बनाने का पावर है वो पार्लियामेंट के पास आ गया, है ना। स्टेट्स एक तरह से है नहीं है, एक ही बात हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया, पूरा देश किस में कन्वर्ट हो गया, इनटू ए हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो वो उसका रीजन था, भाई देश में कोई लड़ाई हो जाती है मान लीजिए, है ना, इंडिया पाकिस्तान की, इंडिया चाइना की, तो उसमें फिर आप यू कैन नॉट अफोर्ड कि कोई एक उधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है ना, हमको एज ए टीम इंडिया काम करना है। तो उस वाले केस में क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन इमरजेंसी लगाने का, ठीक है। और जैसे इमरजेंसी लगाएंगे कंट्री में, जो स्टेट्स की गवर्नमेंट है उसको किसने रिप्लेस कर दिया, एक तरह से पार्लियामेंट ने रिप्लेस कर दिया असेंबलीज को, अब वो लोग लॉ बनाएंगे, और फिर जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी अगेन नेशनल इमरजेंसी हटा के अगेन जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है वो होगा, ठीक है। लेकिन इस तरह के प्रोविजंस का ये शो करता है कि सेंटर हैज ए अपर हैंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर। सो ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द पावर बिकम्स लॉफुली सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, बाय लॉ, पार्लियामेंट, बाय, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्लियामेंट ऑल्सो अज्यूम्स द पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स विद इन दी, है ना, क्षेत्राधिकार, जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट्स, है ना। तो जनरली स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं हमने पढ़ा ना, उसमें कौन लॉ बनाएगा, स्टेट असेंबली बनाएगी। लेकिन अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है कंट्री में और इमरजेंसी फोर्स में है, तो कौन बनाएगा सडनली, हाँ, यूनियन बनाएगी, यूनियन पार्लियामेंट बनाएगी। तो हो गया ना, सेंट्रलाइज्ड हो गया, सारे पावर कहाँ चले गए, सेंटर की तरफ चले गए, है ना, स्टेट्स का कोई नहीं है। तो ये इमरजेंसी प्रोविजन है ना। जब आप बीमार होते तो आपको दवाई देनी पड़ती है, लेकिन आप दवाई बना के बॉडी नहीं बना सकते ना, अल्टीमेटली तो खाना ही खाना पड़ेगा। लेकिन एज ए टेम्परेरी मेजर आप आईसीयू में है, ठीक है, तब आप ना स्पेशल प्रिकॉशन लेके उससे बाहर निकलना अपने को एज सुन एज पॉसिबल, और नॉर्मल जो चीजें फिर वापस से बहाल हो जाएगी, इमरजेंसी खत्म हो जाएगी अगेन, है ना, द स्टेट असेंबलीज कैन मेक लॉ, है ना। तो ये प्रोविजन बेसिकली इंश्योर करता है कि ऐसी कोई विपत्ति आती है तो सेंटर के पास सारे ऑप्शंस खुले रहें, ठीक है। तो फिर से ये क्या शो करता है, द सेंटर हैज एन अपर हैंड, है ना। हमारा किसकी तरफ बायस है, सेंटर की तरफ बायस है। तो ये हो गया, ये हो गया, और नेक्स्ट इज पैसा, है ना, मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड बोलते हैं ना, पैसा बोलता है, तो पैसा देखो तमाशा, क्या पैसा फेंको तमाशा देखो, ठीक है। तो अपनी उंगलियों पे नचा सकता है सेंटर किसको, स्टेट्स को, है ना, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके पास ज्यादा है, स्टेट के पास ज्यादा है ना, ठीक है। इनकम टैक्स वगैरह लगाता है और 10 तरह के टैक्सेस लगाता है सेंटर, जबकि स्टेट्स जो बेचारे हैं, है ना, उनको एग्रीकल्चर भी डाल दिया उनकी लिस्ट में, है ना, एजुकेशन भी डाल दिया, हेल्थ भी डाल दिया, ठीक है। तो करना उनको बहुत कुछ है, और सारे स्टेट्स के पास, सब तमिलनाडु महाराष्ट्र की तरह पैसे वाले नहीं है ना, राजस्थान जैसे स्टेट भी है, बिहार जैसे स्टेट्स भी हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आप मेरे से कॉपरेट करोगे तो मैं आपको क्या दूंगा,
ग्रांट्स दूंगा। ग्रांट्स बेसिकली लोन्स नहीं होते, ग्रांट्स आपको लौटाने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो आपको ग्रांट्स दूंगा या सॉफ्ट लोन दूंगा, ठीक है, अगर आप मेरे से कॉपरेट करोगे। मैं आपके प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दे दूंगा, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का, अगर आप मेरे से कॉपरेट करोगे। नहीं करोगे तो आपकी फाइल पड़ी रहेगी, ठीक है। तो रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सरकार कैसे चलाओगे? अभी जो है कौन सा स्टेट है वो आपके, जैसे बिहार है, स्पेशल पैकेज की डिमांड करता है, तो बिहार की गवर्नमेंट अलायंसेस चेंज होते हैं तो आपकी डिमांड मीट हो जाती हैं, है ना, वरना तेलंगाना की तरह आप, है ना, हाथ जोड़ो। तो ये सब चीजें क्या है ना, ये सेंटर को अपर हैंड देती हैं स्टेट्स को अपने हिसाब से काम करवाने के लिए, लाइन में फॉल करने के लिए, ठीक है। सो इवन ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कमस्टांसेस भी अगर हम देखें, इमरजेंसी नहीं लगी तो भी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वेरी इफेक्टिव वित्तीय पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहले तो क्या है ना, आइटम्स जनरेटिंग रेवेन्यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो मैक्सिमम जो बड़े, जो जैसे इनकम टैक्स कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है ना, और बहुत सारे टैक्सेस लगाती है, ठीक है। तो रेवेन्यू के सोर्सेस उसके पास ज्यादा है, ठीक है। दस द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेनी रेवेन्यू सोर्सेस, जबकि स्टेट्स क्या हैं, दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन दी ग्रांट्स एंड लोन्स या फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, ठीक है। इसलिए हम लोग फाइनेंस कमीशन बनाते हैं, है ना। पहले प्लानिंग कमीशन था, उसके पास भी बहुत सारे पावर थे, फाइनेंशियल पावर, है ना, सीएम्स को पैसा देने के लिए, तो वो उसके बाहर लाइन लगाते थे, है ना, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन के बाहर, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या इंश्योर करती हैं कि कहीं ना कहीं सेंटर है ना, पैसा है तो भाई पैसा तभी देगा जब आप कॉपरेट करोगे। तो ये फिर वही चीज, प्लानिंग कमीशन का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया 2014 में, तो खत्म हो गया था, नई गवर्नमेंट बनी। लास्ट 5 ईयर प्लान था वो था 2012 से लेके 2017 तक, ठीक है। तो पहले प्लानिंग कमीशन वाज ए वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन, नेहरू के टाइम में बना। कहां से बोरो कि अपन ने ये कि एक कमीशन बनाएंगे, वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाएगा, उसमें स्टेट्स को क्या करना है ये बताया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कैसे ग्रांट्स मिलेंगी, है ना, कैसे हम लोग, है ना, वो भुखमरी गरीबी से बाहर निकलेंगे धीरे धीरे। तो ये कॉन्सेप्ट अपने जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, दिस इज ये क्या करता है बेसिकली, इसमें प्लानिंग कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना, पूरे देश के लिए। तो ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है इसमें, है ना। कहीं ना कहीं ये आपके बायस को शो करता है, यूनिटरी बायस को। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, इसका जो चेयरमैन होता था, अब तो नीति आयोग हो गया, ये यूज्ड टू बी द पीएम, है ना, ठीक है। तो ये कहां से अडॉप्ट किया अपन ने, ये वाला इंस्टीट्यूशन कहां से अडॉप्ट किया है, सोवियत यूनियन से, है ना, सोवियत यूनियन से हमने ये वाला इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो एक तरह से हम पूरे कंट्री के लिए प्लानिंग करेंगे, और देन स्टेट्स हैव टू अकॉर्डिंगली अपना रोल परफॉर्म करना है, और नहीं करोगे तो आपको ग्रांट्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसके पास बहुत सारे पावर थे पैसा देने के, ठीक है। तो इसने क्या इंश्योर किया, अगेन सेंट्रलाइज्ड, है ना, यूनिटरी बायस, सेंटर को अपर हैंड दिया। तो सेकेंडली इंडिया अडॉप्टेड प्लानिंग एज द मैकेनिज्म इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। तो हम लोग जब आजाद हुए थे ना, तो पैसे थे ना, इंडस्ट्रीज थी, एग्रीकल्चर भी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर था, है ना, कोई सरप्लस था नहीं, इलिटरेसी था, सब कुछ जो प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, वो सारी प्रॉब्लम थी हमारे पास। तो उससे जल्दी जल्दी निकलना है, तो आपके पास टाइम कम है और एग्जाम क्रैक करना आपको अगले साल, तो क्या करोगे, पहले प्लानिंग करोगे ना, कि मेरे पास 1 साल है, इतने महीने में GS1 को दूंगा, 2 को दूंगा, 3, 4 को दूंगा, इतना CSET को भी देना है, मेरा वीक है, इतने घंटे ऑप्शनल को भी देना है, इतना रिवाइज करूंगा, इतना आंसर राइटिंग करूंगा। तो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज तो आप कहां जा रहे हो आपको पता ही नहीं है। तो मैक्सिमम बेस्ट यूज करना है रिसोर्सेज का, और जल्दी जल्दी इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है ना, और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से पीछा छुड़वाना है। तो क्या तरीका है, यू हैव टू प्लान योर रिसोर्सेज, और एलोकेशन प्लानिंग करोगे, है ना। एजुकेशन में कितना लगाना है, हैवी इंडस्ट्रीज में कितना लगाना है, बेसिक इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर को तवज्जो देनी है कि इंडस्ट्रीज को देनी है, ये सारा प्लानिंग का पार्ट था, ठीक है। दैट इज हाउ वी प्रोसीडेड। अब उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग उस फेज से निकल गए। अब हम सेंट्रलाइज्ड मॉडल से कहां चले गए, स्टेट लेड मॉडल से मार्केट को अलाउ कर दिया है, मार्केट फोर्सेस को हाथ में दे दिया कि आप डिसाइड करो कि रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे करना है। लेकिन पहले स्टार्टिंग में, है ना, कम से कम 50-60 साल वी फॉलोड दिस सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का इंस्टीट्यूशन, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग लेड टू
कंसिडरेबल सब्सटेंशियल सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी पूरे इंडिया के बिहाफ पे स्टार्टिंग के फेज में, हमने जो प्लानिंग कमीशन लिया, और सेंट्रल स्टेट्स को अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करना है 5 ईयर प्लान को, अदरवाइज आपको ग्रांट्स वगैरह नहीं मिलेंगी, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी का ही पार्ट है एक तरह से प्लानिंग कमीशन, किसका, रेवेन्यू सोर्सेज का, है ना। तो ये क्या इंश्योर करता है, अगेन वी आर ए फेडरल कंट्री, स्टेट्स हैव ऑटोनॉमी, बट ओवरऑल अपर हैंड किसके पास है, सेंटर के पास है। अब नहीं रहा, बट आप कह सकते हो ना पुराने टाइम में था, और पैसे में तो अभी भी है ना, पैसा तो अभी भी सेंटर के पास आता है और स्टेट्स के पास कम है, इसीलिए हम लोग फाइनेंस वित्त आयोग बनाते हैं, है ना। रिसेंटली हमने एक और बनाया वापस अगले 5 साल के लिए, ग्रांट्स एंड लोन्स, ठीक है। सो बिसाइड्स दी अब ये ग्रांट्स किसको देना है, बिहार को देना है कि राजस्थान को देना है कि तेलंगाना को देना है कि यूपी को देना है, ये मेरे विवेक पर है। कुछ तो मुझे फाइनेंस कमीशन के हिसाब से देनी, कुछ मैं अपने हिसाब से दे सकता हूँ, स्पेशल पैकेज, है ना। हमेशा स्पेशल पैकेज मांगते हैं ना स्टेट्स कि मुझे इतने 1000 करोड़ का क्या दे दो, स्पेशल पैकेज दे दो। अगर आप मेरी पार्टी को वोट देंगे और मेरी सरकार बनी तो मैं आपको क्या दूंगा, इतने 1000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दूंगा, है ना। तो ये क्या है, ग्रांट्स एंड लोन्स तभी मिलेंगे क्योंकि मेरे विवेक का अधिकार पर है, मेरे डिस्क्रिशन पर है, तो मैं उसको दूंगा। जहां मेरी पार्टी है उसको शायद नहीं दूं जहां मेरी पार्टी नहीं है। तो ये भी एक टूल है उसके पास, सेंटर के पास, स्टेट्स को मैनेज करने का, अपने साथ लेके चलने का एज ए टीम इंडिया। सो बिसाइड्स, इसके अलावा द यूनियन गवर्नमेंट हैज यूज्ड डिस्क्रिशन मतलब विवेकाधिकार टू गिव ग्रांट्स एंड लोन्स टू दी स्टेट्स, ठीक है। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, है ना, पैसा जो है, वित्त है, इज कंसिडर्ड lopsided and has led to charges of discrimination against states ruled by opposition parties। फिर वही चीज आई जो स्टार्टिंग आर्टिकल में था न्यूज में, ऑपोजिशन रूल पार्टीज क्या कहती हैं, आप अपने विवेकाधिकार का यूज करते हो, कैसे करते हो, आर्बिट्रेरी मैनर में करते हो, आप हमें तो देते नहीं हो पैसा और उनको देते हो जहां पे आपकी सरकार है, ठीक है। अब वो सही है गलत है हम उसमें नहीं जा रहे हैं चार्जेस में, लेकिन ऐसे चार्जेस लगते हैं। स्पेशली कौन लोग लगाते हैं, जहां पे ऑपोजिशन पार्टी रूल कर रही है स्टेट में, है ना, ठीक है। मान लीजिए सेंटर में कांग्रेस है, स्टेट में बीजेपी है या कोई और पार्टी है, या सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में कोई और पार्टी है, तो वहां पे ये एलिगेशंस लगते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया रिसोर्सेज का बराबर नहीं किया, है ना। कैसे किया, लोप साइडेड किया। लोप साइडेड मतलब स्क्यूड किया, हाँ, एक को ज्यादा दिया एक को कम दिया बिना किसी कारण के, है ना। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, लोप साइडेड है, इक्विटेबल नहीं है, ठीक है, स्क्यूड है। तो ये चार्जेस लगते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के चार्जेस लगते हैं। इसलिए लगते हैं मेरा मर्द पे है, जिसको दूंगा उसको दूंगा, जिसको नहीं देना नहीं दूंगा। तो एटलीस्ट इससे क्या होगा, आप मेरे साथ निगोशिएट करोगे, मेरे हिसाब से चलोगे तो मिलेगा। तो अगेन इट शोज कि वी आर ए फेडरल कंट्री बट विद ए यूनिटरी बायस, ठीक है। तो ये हो गया ग्रांट्स, लोन्स, प्लानिंग कमीशन, रेवेन्यू सोर्सेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है, गवर्नर का यहाँ लिखना भूल गया मैं। सो गवर्नर है सर्टेन पावर्स, है ना। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, अभी गवर्नर किसका एजेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है। उसका हम लोग इलेक्शन तो करते नहीं है स्टेट के लोग, उसको कौन नियुक्त करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करता है। तो वो किसके इशारों पे डांस करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। और अभी कई बार चार्जेस लगते हैं, जैसे केरला में अभी वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट की, भाई गवर्नर कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हमारे पास के बिल पे साइन नहीं कर रहा है, या गवर्नर को लगता है कि स्टेट में गवर्नमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है, दंगे बहुत हो रहे हैं, अनियमितताएं हो रही हैं, है ना, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है ना, सरकारें जोड़ तोड़ कर रही हैं पैसा देके। तो गवर्नर को ऐसा लगता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर हुआ है मशीनरी का, और वो रिकमेंडेशन भेज सकता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे आप सरकार को बर्खास्त कर दो और प्रेसिडेंट रूल लगा दो। चली गई सरकार, है ना। और प्रेसिडेंट किसके कहने पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे करेगा, ठीक है। तो फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है, अपर हैंड है। तो गवर्नर है सर्टेन पावर्स टू रिकमेंड डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बर्खास्त करना, एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। फिर से फ्रेश इलेक्शंस कराएंगे ना, मेरी सरकार नहीं बनी, ना मेरी पार्टी की नहीं बन पाई सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंटर में जो पार्टी है, क्या करें, बर्खास्त कर दो स्टेट गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट रूल लगा दो, फिर से इलेक्शन कराओ, हो सकता है इस बार मेरी सरकार बन जाए। ये तरीके भी यूज करते हैं ना। सबसे पहले नेहरू ने किया, है ना, वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को बर्खास्त किया था बहुत पहले 50s में। सो बिसाइड्स इवन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द गवर्नर हैज द पावर, जो अभी हो रहा है, गवर्नर हैज द पावर टू रिजर्व ए बिल, ये तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात हो रही है रोजमर्रा पे, टू रिजर्व ए बिल पास्ड बाय द स्टेट असेंबली लेजिस्लेचर फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हमने पढ़ा ना स्टार्टिंग के आर्टिकल में
मोहम्मद आरिफ क्या कर रहे हैं, कुछ 6-7 बिल लिए इन्होंने, एक एक करके कहाँ भेज दिए, द्रौपदी मुर्मू के पास सेंटर में, है ना, आप देखो इसको, और उन्होंने भी परमिशन नहीं दी, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हावी हो जाती है गवर्नर के इंस्टीट्यूशन के थ्रू, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में रिक्वायरमेंट है, गवर्नर साइन नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते, और गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेता है अपने डायरेक्शंस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इस हिसाब से चलाती है चीजें, ठीक है। तो उसी की वजह से वो लोग कहाँ गए कि हम हमारा काम नहीं कर पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वो लोग, ठीक है। तो यही चीज लिखा हुआ है जो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, जो मैंने केरला वाला एग्जांपल दिया था, दिस इज दैट एग्जांपल। दिस गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एन अपॉर्चुनिटी टू डिले, है ना, 2 साल हो गए, टू डिले द लेजिस्लेशन एंड ऑल्सो टू एग्जामिन सच बिल्स, और चाहे तो उसको मना भी कर दे, वीटो लगा दे, उस पर खारिज ही कर दे, साइन ही नहीं करे, मना ही कर दे, विदहोल्ड कर ले असेंट, ठीक है। क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के पास पावर है, चाहे तो कर दे वीटो, फिर पास करेगी, फिर वीटो कर दे, है ना, 10 चीजें हैं सेंटर में भेज दे। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करना दुर्भर हो गया ना, टफ हो गया, उसका अपहिल टास्क हो गया, ठीक है, फंक्शन करना नॉर्मली। यही केजरीवाल फेस कर रहे थे, इशू बार बार लेफ्ट एलजी के साथ झगड़ा रहता था उनका, ठीक है। तो वो सीएम होते हुए भी सीएम की तरह काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये सब गवर्नर का जो इंस्टीट्यूशन है वो किसको अपर हैंड देता है, सेंटर को देता है, टू एंश्योर कि स्टेट्स फॉल इन लाइन, है ना, उस अपनी मन मर्जी नहीं करें, उसके हिसाब से उनको नचा सकते हैं, ठीक है। और देयर मे बी ओकेजन्स व्हेन द सिचुएशन में डिमांड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू लेजिस्लेट ऑन मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। हाँ, एक प्रोविजन और है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉर्मली क्या होता है, स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक दिया हुआ है ना, हमने पढ़ा था शेड्यूल 7 में, इसमें कौन बनाएगा लॉ, फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट असेंबली बनाएगी, लेकिन राज्यसभा जो राज्यों के हितों की प्रोटेक्शन करता है सपोजिटली, है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वो अगर कोई रेजोल्यूशन पास कर देता है कि भाई ये ऑल द स्टेट की लिस्ट में है ये टॉपिक, लेकिन इस पे कौन बनाए लॉ, पार्लियामेंट बनाए तो अच्छा रहेगा, तो अगेन पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगा लॉ बनाना किस पे, जो स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दिस इज रेटिफाइड बाय द राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, राज्यों के इंटरेस्ट को, है ना। तो ये एक रेयर उसमें ये मैकेनिज्म भी है, ठीक है। सो देयर मे बी ओकेजन्स व्हेन द सिचुएशन में डिमांड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू लेजिस्लेट, है ना, ऐसे ओकेजन, ऐसी कंडीशंस डेवलप हो गई हैं कि अगर स्टेट की बजाय अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट लॉ बनाए तो बेटर रहेगा, तो राज्यसभा ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दे एंड देन ना कॉम्पिटेंट हो जाती है पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, बिल ला सकती है अपना गवर्नमेंट बिल। सो द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द सेंटर आर सुपीरियर टू द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट। तो हमने पढ़ाई था ना, 2 चीजों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सेंटर ने कहा ऐसे होगा, स्टेट ने कहा नहीं मैं तो ऐसे करूंगा, तो किसकी चलेगी, सेंटर की चलेगी, है ना, अदरवाइज वो फिर उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है ना, क्योंकि वो इज ए फिट ग्राउंड फॉर द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। भाई अगर सेंटर ने बोला है आपको ऐसे ऐसे करना है ना, मेरे साथ कॉपरेट करना है किसी भी इशू के ऊपर, और आप नहीं कर रहे हो स्टेट, तो संविधान में प्रोविजन है कि ये कैसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो गए कि स्टेट सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, देयर इज ए फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, और जैसे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होगा आर्टिकल 356 लगाने का पूरा कॉम्पिटेंसी है उसके पास, ठीक है। ये हो गया, तो गवर्नर हो गया, रेवेन्यू रिसोर्सेज हो गया, है ना, रेवेन्यू रिसोर्सेज में डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हो गई, प्लानिंग कमीशन वाला था वो अब चलो चला गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और एक और था स्टार्टिंग में हमने देखा था इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज क्या करता है, फिर वही ना कहीं सेंटर को अपर हैंड देता है स्टेट्स के कंपैरिजन में, ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग में। कैसे, मैंने कल बताया था आपको, ऑल इंडिया सर्विसेज जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपका रिक्रूटमेंट कौन करता है, यूपीएससी करता है कि आरपीएससी करता है, यूपीएससी करता है ना, ठीक है। और आप काम किसके नीचे करते हो, एज एन आईएएस, एज एन आईपीएस, एज ए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, काम आप स्टेट गवर्नमेंट के नीचे करते हो, और आपने स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं मानी तो डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकती स्टेट गवर्नमेंट, ज्यादातर ट्रांसफर कर सकती है। कौन लेगा डिसिप्लिनरी एक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी आपके ऊपर, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं स्टेट गवर्नमेंट से, है ना, यही दिल्ली में हो रहा था, दिल्ली में तो थोड़ा और ज्यादा था,
ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल, ठीक है। डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है, ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर सकती। तो मिनिस्टर्स की मानते नहीं थे, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना था कि कोई मेरी मानता ही नहीं है, जबकि सीएम मैं हूं। सरकार कौन चला रहे हैं? एलजी चला रहे हैं। एलजी को किसने नियुक्त किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। तो मैं कैसे काम करूं, ठीक है। तो ऐसे स्टेट्स में जो अपने आईएएस आईपीएस हैं, है ना, ऑल्दो दे आर आंसरेबल टू दी स्टेट गवर्नमेंट, उसकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, है ना, स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करना, ठीक है। लेकिन जब कोई झगड़ा हो जाता है तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं दे सकती स्टेट गवर्नमेंट, वो कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फिर एक अपर हैंड हो गया, है ना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी कैसे चलेगी? आईएएस आईपीएस के बिना तो चल ही नहीं सकती सरकार। तो उसको उसका कॉपरेशन अगर चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बना के रखनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गॉट ए अपर हैंड, है ना। आरएएस, आरपीएस, राजस्थान अकाउंट सर्विस, जो बाकी सर्विसेज है, इसमें तो ये स्टेट सर्विसेज है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तब आपको हटा दे, क्योंकि आपको नियुक्त किसने किया? गवर्नर ने किया है ना, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें प्रेसिडेंट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन है टू दी एंटायर टेरिटरी, क्योंकि एक एग्जाम होता है यूपीएससी का, कुछ को राजस्थान वालों को भी केरला कैडर मिल जाता है, मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? छत्तीसगढ़ मिल जाता है, हरियाणा मिल जाता है, ठीक है। तो कॉमन सर्विस है ना, स्टेट्स को एलोकेशन करती है फिर यूपीएससी ना, कितना क्या डिमांड है, वो रिकमेंडेशन भेजती है और उस पर फिर एलोकेशन होता है। दी ऑल इंडिया सर्विसेज आर कॉमन टू दी एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, सही बात है। एंड ऑल ऑफिसर्स आर चोजन फ्रॉम दीज सर्विसेज सर्व इन दी, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूपीएससी रिक्रूटमेंट करता है एट दी ऑल इंडिया लेवल एंड वेयर दे वर्क, वो स्टेट के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, एक आईएएस ऑफिसर है, एक आईपीएस ऑफिसर है ना, वो कलेक्टर बनता है किसी जिले का, या आईपीएस जो है वो किसी जिले का, है ना, सुपरिंटेंडेंट बनता है, ठीक है। हु सर्व्स एज द कमिश्नर, जैसे अपने यहाँ विजू जोसेफ सर है ना, कमिश्नर ऑफ पुलिस आईपीएस है ना, आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। काम किसके लिए कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट के लिए, लेकिन कंट्रोल में किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो आईपीएस आईएएस के खिलाफ आप इतना जल्दी से ले ही नहीं सकती सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई वो लोग इतने पावरफुल माने जाते हैं ना। स्टेट्स कैन नाइदर टेक डिसिप्लिनरी एक्शन, ना तो अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, नोर कैन दे रिमूव सच ऑफिसर्स जो उनसे कोऑपरेट नहीं करे। ऑल दे कैन डू इज एट द मैक्स ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर इज नॉट अ पनिशमेंट ना, तो वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है ना, ठीक है। तो फिर से बाजी किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो ये क्या शो करते हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज, गवर्नर का इंस्टीट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, रेवेन्यू सोर्सेज, ये शो करते हैं फेडरल पॉलिटी के अंदर एक सेंटर की तरफ बायस, यूनिटरी बायस, ठीक है। ये हो गए मेन फीचर्स, ये हो गए मेन फीचर्स जो ये शो करते हैं दैट यस वी आर ए फेडरल कंट्री बट विद ए यूनिटरी बायस, दैट इज विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ये है ना, एक किसी भी एग्जाम में ये चीजें आती हैं। और अगर आप न्यूज़पेपर उठाओगे, जो मैंने 3 एग्जाम्पल स्टार्टिंग में दिए, उसमें जो एक एग्जाम्पल था, है ना, मोहम्मद आरिफ वाला और केरला वाला, ऐसे तमिलनाडु में आर एन रवि हैं और स्टालिन है, उनका झगड़ा चलता रहता है ना। अरविंद केजरीवाल सेंट्रल गवर्नमेंट का है एलजी के साथ, ठीक है। तो ये सब शो क्या करते हैं? कहीं ना कहीं सेंटर को अपर हैंड है ना। और दिस इज ए फाइट फॉर शेयरिंग ऑफ पावर, है ना, किसके पास ज्यादा पावर, है ना, ऑटोनॉमी की लड़ाई है ये स्टेट्स की सेंटर से, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो अब यही दिया हुआ है कि वी हैव ए फेडरल कंट्री, लेकिन जो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन से, जहां पे सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़ा चलता रहता है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडियाज फेडरल सिस्टम, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और कहीं ना कहीं स्टेट्स का अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी है, उस पर सेंटर ने कोई ना फेवर नहीं किया है उसको, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को दिए पावर स्टेट लिस्ट में लॉ बनाने का। तो स्टेट्स का ये कहना है कि भाई ये अगर हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया तो हम ही कानून बनाएंगे और हमारे हिसाब से सरकार चलाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, है ना, ऑटोनॉमी चाहिए, आजादी नहीं, ऑटोनॉमी चाहिए। किससे चाहिए? सेंटर से, हमारे हिसाब से सरकार चलाने के लिए। सेंटर कहता है नहीं, है ना, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, स्पेशली वहां पे शुरू हो जाता है जहां पे सेंटर में अलग सरकार है पार्टी की और स्टेट में अलग सरकार है पार्टी की। नॉर्मली नहीं होता है। और जनरली कहां से शुरू होता है? जो टर्निंग पॉइंट है 1967, है ना, 4th जनरल इलेक्शन हुआ था उस टाइम, 5-5 साल में होते हैं। तो चौथे जनरल इलेक्शंस थे। इसमें सेंटर में तो वही एज यूजुअल कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 9 स्टेट ऐसे थे जहां पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट
नॉन कांग्रेस पार्टीज की बनी, तो वहां से फिर वो खटपट शुरू हो जाती है 1967 से, है ना, कि नहीं नहीं वो बोलेगा ऐसा करना पड़ेगा, बोले नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, है ना। तो क्योंकि वहां सेंटर में कांग्रेस रहती थी, स्टेट में डीएमके है, कोई और रीजनल पार्टी है, ठीक है। तो पहले तो इन्होंने भूमिका बनाई है, क्या भूमिका बनाई है एनसीईआरटी ने, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस, क्या रिकॉग्नाइज करता है, सेपरेट आइडेंटिटी, अपना एक वजूद है आपका, अपनी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है ना, किसकी, स्टेट की, किसकी, प्रोविंसेस की, रीजन्स की, एंड येट बट एट द सेम टाइम गिव्स मोर पावर्स टू दी सेंटर, है ना। आपकी अपनी भाई आपकी अपनी आइडेंटिटी है ना पेरेंट्स से, है कि नहीं है, 18 साल के बाद तो है ही, उससे पहले तो फिर भी इतनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे पहले आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते ना विदाउट आपके पेरेंट्स की परमिशन के, गार्जियन की परमिशन के। तो आपकी सेपरेट आइडेंटिटी है, लेकिन पावर अभी भी 18 से पहले, अभी भी नॉर्मली जब आप अर्न नहीं कर रहे हो, किसके पास ज्यादा पावर है ना, सेंटर के पास है या पेरेंट्स के पास ज्यादा पावर है। लेकिन हाँ, यस यू हैव ए इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी, तो वही वाली चीज है। सो वंस आपने ये कह दिया कि मेरी लीगल आइडेंटिटी है और मैं अपने आप में एक, है ना, सेपरेट इंसान हूं, तो फिर आप अपनी लड़ाई शुरू कर देते हो कि ये डिसीजन मैं लूंगा, इसमें मैं आपसे क्यों पूछूं, है ना, ये चलेगा, ठीक है। तो वही स्टेट और सेंटर के बीच में, सो वंस द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज बट नेचुरल दैट द स्टेट्स वुड एक्सपेक्ट, है ना, जब आपने कह दिया कि मैं अलग हूं और मेरे को पावर है और संविधान ने दिए हैं, तो ये बट नेचुरल है कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, मेरी ये क्या आशा करूंगा, मैं ये आशा करूंगा दैट द स्टेट्स वुड एक्सपेक्ट अ ग्रेटर से रोल एंड ग्रेटर पावर्स इन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। तो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिए, एंड द कंट्री एज ए होल। तो क्या होगा, दिस लीड्स टू वेरियस डिमांड्स फ्रॉम द स्टेट्स, है ना, सेंटर से डिमांड करेंगे बहुत सारी चीजें, ज्यादा स्वायत्ता मांगेंगे। तो टाइम टू टाइम क्या होगा, जब अलग सरकार होगी स्टेट में, फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टेट्स वुड हैव डिमांडेड दैट दे शुड बी गिवन मोर पावर्स एंड मोर ऑटोनॉमी, अपने हिसाब से चलाएं हम, है ना, सेंटर उसमें दखल नहीं दे, हमारे रोजाना के जो अफेयर्स हैं उसमें। दिस लीड्स टू टेंशन, होता ही है, पेरेंट्स में भी होता है, बच्चों में भी होता है, जैसे से, है ना, ये इश्यूज उठते हैं ऑटोनॉमी वाले। तो दिस लीड्स टू टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ पावर, रिगार्डिंग दी ऑटोनॉमी, है ना, हम क्या करें, हम अपने आप क्या कर सकते हैं, किसमें आपसे नहीं पूछे, है ना, हमें और रिसोर्सेज मिलने चाहिए, हम आप पे क्यों डिपेंडेंट रहें, आपने उसको तो रिसोर्सेज दिए, स्पेशल पैकेज दिया, हमारे स्टेट को क्यों नहीं दिया। ये सारे इश्यूज फिर इलेक्शंस में उठते हैं, है ना, पॉलिटिकल नेचर की हो जाती है इलेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवीजन कर दिया पावर का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज लिखी और व्यवहारिक आम लाइफ में उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो अलग फॉर्म में होता है ना, क्या लैंग्वेज होगी स्टेट की, है ना, हिंदी इंपोज नहीं करोगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंपोज नहीं करोगे, हम तो तमिलनाडु के, हम तो 2 लैंग्वेज ही करेंगे, हम हिंदी क्यों पढ़ें, पढ़नी है तो हम अपने आप पढ़ेंगे, आप इंपोज नहीं करोगे। ये सारे इश्यूज उठने लग जाते हैं, है ना, हम लोकल लोगों को जॉब देंगे, हमारे हिसाब से लॉ बनाएंगे, बाहर वालों को क्यों दें ना, ये सब इश्यूज फिर उठने लग जाते हैं जब स्टेट्स ज्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस, इसका लिए एक टर्म है जो बहुत बार पढ़ते हो, विच इज ऑल्सो द सेम थिंग, फेडरल रिलेशंस, सेम थिंग। फेडरल रिलेशंस मतलब सेंटर और स्टेट, 2 पार्टियां इन्वॉल्व हैं इसमें कम से कम। जब भी आप कह रहे हो ना कि फेडरल नेचर का डिस्प्यूट है, मतलब एक तरफ सेंटर है और एक तरफ स्टेट है, मेनली स्टेट वर्सेस स्टेट भी हो सकता है, बट मेनली सेंटर वर्सेस स्टेट। तो ये जो झगड़ा है ये कब शुरू होता है, पहले भी है, क्योंकि पहले 1-2 स्टेट में, है ना, जैसे केरला है, उसमें नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, बट इतना नहीं है, मैनेज हो जाती है चीजें, है ना। तो सेंटर में भी सरकार किसकी 1967 से पहले आईएनसी, और स्टेट में भी आईएनसी। तो स्टेट का सीएम बनेगा तभी जब हाईकमांड जो कहेगा, तो झगड़े का तो इश्यू ही नहीं उठता है ना, वो तो इंटरनल पार्टी का इश्यू हो गया। तो 1967 तक, या स्पेशली बात करें नेहरू एरा जो है ना, नेहरूवियन जो कंसेंसस एग्जिस्ट करता है देश में, एक टर्म यूज होता है नेहरूवियन कंसेंसस। क्या होता है, सहमति, है ना, परफेक्ट, है ना, सहमति। बाय दिस टाइम हम लोगों को पता है कंसेंसस मतलब सहमति, एक राय, एक मत होना। तो 1960 स्पेशली नेहरू के टाइम में टॉल लीडर,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी वगैरह सब जा चुके हैं, है ना। एक अकेला व्यक्ति बचता है, ठीक है, अनराइवल्ड, अनचैलेंज्ड, है ना, स्टेचर बहुत हाई है। तो नेहरू ने कह दिया तो एक तरह से सबने मान लिया, है ना। सेंटर में भी नेहरू की गवर्नमेंट और स्टेट में भी कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है। तो कोई झगड़ा नहीं है, कोई सेंटर स्टेट रिलेशन की बात नहीं हो रही है, सब स्मूथ चल रहा है। प्रॉब्लम होती है 1967 में। क्यों? क्योंकि 1967 में जो कांग्रेस की जो सुप्रीमेसी है, कांग्रेस सिस्टम है देश में, वो खत्म होना शुरू हो जाता है, उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, कांग्रेस के अंदर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, है ना। जो सिंडिकेट है, ओल्ड सिंडिकेट है, वो अपनी करने की कोशिश करता है, इंदिरा गांधी अपनी करने की कोशिश करती हैं, है ना। लाल बहादुर शास्त्री भी चले गए 66 में, इंदिरा गांधी हैज कम, है ना, ऑन द नेशनल सीन। तो 67 के इलेक्शंस में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट्स में लोकल इश्यूज नेशनल इश्यूज को के ऊपर हावी हो जाते हैं ना, जैसे लैंग्वेज का हो गया, कल्चरल इशू हो गया, है ना। स्पेशली सदर्न स्टेट्स जो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। तो लोकल इश्यूज के बेस पे लोकल जो पार्टीज है, रीजनल पार्टीज पावर में आती है स्टेट में, और सेंटर में वही कांग्रेस है, लेकिन कम सीटों के साथ, ठीक है, वीकर कांग्रेस, लेकिन अभी भी कांग्रेस है सेंटर में, लेकिन स्टेट्स में, 9 स्टेट्स में नॉन कांग्रेस। तो आफ्टर 4 जनरल इलेक्शन जो है 1967, ये आप अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, 1967 4 जनरल इलेक्शन इज द टर्निंग पॉइंट। एंड किसका एंड है? इट इज द एंड ऑफ एक तरह से एरा एंड राइज ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टी। कौन से एरा की एंड है? द एरा ऑफ अनचैलेंज्ड सुप्रीमेसी ऑफ किसकी? आईएनसी की, है ना। जो एक छत्र जो राज है देश में, किसका? कांग्रेस का। वो 1967 के जनरल इलेक्शंस के साथ एक झटका लगता है उसको, एंड धीरे धीरे उसमें क्रैक्स होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी भी सेंटर में कांग्रेस इज द लार्जेस्ट पार्टी, स्टेट्स में नॉन कांग्रेस पार्टी आना शुरू हो गई। जैसे नॉन कांग्रेस पार्टी आती है तो क्या डिमांड करेंगी? कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कहा है वी हैव ए सेपरेट आइडेंटिटी, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं चाहिए, गवर्नर नहीं चाहिए, अगर गवर्नर बनाना है तो हमसे पूछ के बनाओ, है ना। तो क्या करो? यूनिटरी बायस को खत्म करो और कहीं ना कहीं स्टेट्स को ज्यादा पावर मिलने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करो। तो ये झगड़े अब शुरू हो गए, और स्पेशली ये कब मैक्सिमम देखने को मिलेगा? आप जैसे ये जो एरा ऑफ कोएलिशन है ना, एरा ऑफ कोएलिशन का एक फायदा था, क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट्स का भी से था नेशनल गवर्नमेंट, कोई कांग्रेस वीक हो चुकी है, कोई सेंट्रल पार्टी नहीं है, तो जो स्टेट पार्टीज हैं उसकी हेल्प के बिना वो नहीं बन सकती सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं ये वाले टाइम में फिर भी थोड़ा सा झगड़े थोड़े से कम हुए, क्योंकि स्टेट वाले अपनी बात उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये फेजेस है इसके अंदर। तो 1967 इलेक्शंस ने किसकी शुरुआत की? इट हेरेल्डेड द एरा, द एंड ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस मोनोपोली ओवर पॉलिटिकल, है ना, पावर, है ना। मैंने बताया ना आपको 67 में तो नॉन कांग्रेस पार्टीज बनना शुरू हो जाती है, स्पेशली 9 जो स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा और ऐसे करके बहुत सारे हैं, है ना। ये इंदिरा गांधी उस टाइम में पीएम है ना, जिसको लोगों ने बनाया था। सो किसकी डिमांड उठने लगी 1967 के पास? डिमांड फॉर ग्रेटर स्वायत्ता, ऑटोनॉमी, है ना। स्टेट्स ने कहा भाई हमारी सेपरेट आइडेंटिटी है, हम हमारे हिसाब से सरकार चलाएंगे, सेंटर से डायरेक्शंस नहीं लेंगे। और जनरली किन स्टेट्स ने कहा? जहां पे रीजनल पार्टीज ने सरकार बनाई, ठीक है। वही इश्यूज, ठीक है, जो आज हैं वही इश्यूज तब थे। सो मैनी स्टेट्स एंड इवन मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, डीएमके, है ना, अकाली दल वगैरह वगैरह, सो मैनी स्टेट्स, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, सो मैनी स्टेट्स एंड इवन मैनी पॉलिटिकल पार्टीज हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम डिमांडेड दैट द स्टेट्स शुड हैव मोर ऑटोनॉमी वीजा-वी वॉट, मतलब किसके विपरीत? द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हावी हो रखा था वो कम हावी हो और हमें ज्यादा ऑटोनॉमी दे अपने हिसाब से काम करने के लिए, और उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी चीजें चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए। सो ऑटोनॉमी मतलब क्या, है ना। ऑटोनॉमी इज नॉट इंडिपेंडेंस। वो ये नहीं कह रहे कि हमें देश से आजादी चाहिए, हमें अलग कंट्री बनाना है, नहीं नहीं, वो कह रहे हैं इंडिया में रह के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए हमें अपने हिसाब से काम करने दो आप, है ना। जो हमारा जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट है, दैट इज व्हाट इज नोन एज स्वायत्ता, ऑटोनॉमी, है ना। ऑटोनॉमी इज नॉट सेम एज इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, स्वायत्ता, ठीक है, रेफर्स टू डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स। तो ऑटोनॉमी की डिमांड उठने लग गई, है ना, ग्रेटर स्वायत्ता की, ग्रेटर वॉइस की। तो उसका मतलब क्या? तो अलग अलग स्टेट अलग अलग मतलब, है ना, जहां पे जो लोकल इश्यूज हैं उस हिसाब से। तो जैसे क्या क्या इश्यूज थे? समटाइम्स जो ऑटोनॉमी की डिमांड है वो किस फॉर्म में रिफ्लेक्ट करती थी? इस फॉर्म में करती थी। क्या? समटाइम्स दीज डिमांड्स
एक्सपेक्ट दैट द डिवीजन ऑफ पावर जो है सेंट्रल स्टेट के बीच में है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में, कुड बी चेंज्ड इन द फेवर ऑफ स्टेट्स। तो कुछ टॉपिक जो है मे बी वो सेंटर के लिस्ट में, मे बी स्टेट के लिस्ट में होने चाहिए, कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में है वो कहाँ होनी चाहिए, स्टेट लिस्ट में होनी चाहिए, सो दैट स्टेट्स विल हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी अपने हिसाब से काम करने की। ठीक है, तो ये डिमांड शुरू हो गई कि दैट द डिवीजन ऑफ पावर शुड बी चेंज्ड इन फेवर ऑफ स्टेट्स एंड मोर पावर्स एंड इंपॉर्टेंट पावर्स किसके पास होनी चाहिए, स्टेट के पास होनी चाहिए, कुड बी असाइंड टू दी स्टेट्स। ये जनरली किन स्टेट्स की डिमांड थी, ये है वो जो मैं कहता रहता हूँ ना, स्टेट्स जो 1967 से जो शुरू होता है, मैनी स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल, है ना, ये मेनली तो ये हैं, एंड मैनी पार्टीज, तमिलनाडु में डीएमके, अकाली दल, वेस्ट बंगाल में सीपीआईएम हैव मेड दीज डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है ना, तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लोग ज्यादा क्रांतिकारी नेचर के रहे हैं, तो वहां पे है ना वो नक्सलाइट मूवमेंट, नक्सलवाड़ी से शुरू होता है, लेफ्ट आइडियोलॉजी डोमिनेंट रहती है वहां पे, है ना, तो वहां पे सीपीआईएम, केरला और आप देखोगे तमिलनाडु, केरला एंड वेस्ट बंगाल में लेफ्ट की सरकारें बनती हैं जनरली। ठीक है, तो ये जनरली कौन से इश्यूज उठाती हैं, लेफ्ट वाले, आपने सुना ना, वही सर्वहारा वर्ग वाले, प्रोलेटेरिएट वाले इश्यूज, है ना, समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना, ये वो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये नॉन कांग्रेस पार्टी है बेसिकली, एंड दे डिमांडेड ग्रेटर ऑटोनॉमी। ग्रेटर ऑटोनॉमी किस फॉर्म में, कि सेंटर में जो टॉपिक है यूनियन लिस्ट में वो किस में होनी चाहिए, स्टेट में होनी चाहिए, स्टेट लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा पावर, जो इंपॉर्टेंट पावर है वो कहाँ होनी चाहिए, सेंटर से छोड़ के स्टेट के पास आनी चाहिए। और क्या देखने को मिला, अनदर डिमांड इज दैट द स्टेट शुड हैव इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, है ना, पैसा ही नहीं है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दिया आपने हमको, तो जो इंपॉर्टेंट जो टैक्सेस हैं, सोर्सेज रेवेन्यू की, वो हमें दो, सेंटर की बजाय स्टेट को दो, ये इन्होंने डिमांड किया। तभी दे कैन, उनका रिलायंस कम हो जाएगा ना सेंटर पे, एंड दे कैन फंक्शन ऑटोनॉमी के साथ। मैं आपको पैसे नहीं दूं और बोलो आप पूरी तरह से आ जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, कहां जाओगे, बस पकड़ के कहां जाओगे, पैसे होंगे तो ही तो कुछ कर पाओगे ना आप। ठीक है, सो अनदर डिमांड इज दैट द स्टेट शुड हैव इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एंड ग्रेटर कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, चाहे वो माइंस हो या चाहे जो दूसरे रिसोर्सेज हैं आपके स्टेट में। दिस इज नोन एज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है ऑटोनॉमी के, बहुत सारे एस्पेक्ट है ना, इन्होंने कहा पावर वाला लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट हो गया, लॉ बनाने का, ठीक है, ऐसे वित्त वाला एस्पेक्ट हो गया, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की डिमांड होने लगी। और क्या डिमांड होने लगी ऑटोनॉमी के नाम पे, डिमांड है ना रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। अभी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, है ना, उनको वो किसके डिसिप्लिनरी एक्शन कौन ले सकता है, सेंटर ले सकता है, स्टेट बेचारे नहीं ले सकते, तो वो कहते हैं भाई हमें दो ना इन पे एक्शन लेने का पावर, या इनको हटाओ, ऑल इंडिया सर्विसेज के कॉन्सेप्ट को खत्म करो, हमारे पास स्टेट सर्विस, हम तो उसी से चला लेंगे सरकार, हमें जरूरत ही नहीं है इसकी, है ना, तो ये डिमांड उठने लगी। सो थर्ड एस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी डिमांड्स दैट रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट्स। स्टेट्स रिजेंट करना, मतलब किसी चीज को रिजेंट करना है, रिलेक्टेंट होना, है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, है ना, मनी मन घुटना, रिजेंट करना। तो स्टेट्स रिजेंट द कंट्रोल ऑफ द सेंटर ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन द फॉर्म ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, हम लोग या जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज स्टेट सर्विसेज से, जो आरपीसी से आते हैं या एमपीपीएससी से आते हैं या एमपीएससी से आते हैं, यूपीपीएससी से, वो बेटर है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, उन पर डायरेक्ट कंट्रोल है ना, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, इन पे नहीं है। ठीक है, तो ये चाहते थे कंट्रोल हमें मिले, या उनको हटाओ या फिर कंट्रोल हमें दो। फोर्थ, ऑटोनॉमी किस सेंस में, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में हो गया, फाइनेंशियल सेंस में, लेजिस्लेटिव सेंस में, एंड दिस इज ऑटोनॉमी डिमांड्स मे आल्सो बी रिलेटेड टू कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इश्यूज, है ना, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसे नीट का एग्जाम, है ना, तमिलनाडु अपोज कर रहा है, ठीक है, कि भाई हमारा जो से है, इवन जीएसटी, हम टैक्सेस नहीं लगा सकते, घटा बढ़ा नहीं सकते अपने हिसाब से, क्यों, क्योंकि जीएसटी में जो टैक्स घटाने बढ़ाने का पावर कहाँ है, जीएसटी काउंसिल को है, तो हमारी तो ऑटोनॉमी चली गई ना। ऐसे कल्चरल लिंग्विस्टिक इश्यूज हैं, है ना, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के नाम पे आप हिंदी को इंपोज कर रहे हो, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज भी उठने लग गए। ठीक है, वी शुड हैव ए ग्रेटर से। तो ऑपोजिशन टू दी डोमिनेशन ऑफ हिंदी स्पेशली तमिलनाडु में, और डिमांड फॉर एडवांसिंग दी पंजाबी लैंग्वेज, पंजाब वाला है ना, पंजाबी सूबा फिर स्टेट भी बनाया हमने अलग से, कल्चर आर दी, और इसी डिमांड्स के चलते हमारे यहाँ पे क्या बने, फिर लिंग्विस्टिक लाइन पे नए स्टेट्स बने,
जो आप अपने अभी देखते हो प्रेजेंट इंडिया में। स्टार्टिंग में हमने अपोज किया ये कह के कि भाई ऑलरेडी पार्टीशन हो गया कंट्री का, वी कैन नॉट अफोर्ड कि हर लैंग्वेज वाले को एक स्टेट दे दें। फिर वही सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज डेवलप होंगी, लोग सिर्फ अपनी अपनी कल्चर की बात करेंगे, सिर्फ अपने अपने नैरो इंटरेस्ट की बात करेंगे, स्टेट नेशन की बात कौन करेगा, है ना, चक दे इंडिया वाली तरीके से, है ना। जर्सी के पीछे जो है आगे है क्या इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ कहता है ना वो शाहरुख खान, तो बोला इंडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि आप पंजाबी गुजराती है ना मराठी हो, ठीक है। लेकिन वो कंसर्न्स भी मिसप्लेस्ड थी। हमने बिल्कुल बनाए लिंग्विस्टिक स्टेट पे स्टेट, है ना, बेसिस पे स्टेट्स, और उल्टा हमारा स्टेट जो कंट्री स्ट्रेंथन हुआ बजाय वीकन होने के, क्योंकि लोगों की वो जो रिजेंटमेंट था वो खत्म हो गया तो भूल गए उस चीज को, ठीक है। तो हमारे लिए प्लस रहा एक तरह से लिंग्विस्टिक लाइंस पे स्टेट बनाना, ना कि नेगेटिव रहा। इसलिए हम लोग बात करते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, हम भारत के लोग। तो अभी भी चल रहे हैं झगड़े, जैसे तमिलनाडु वही एंटी हिंदिया सेंटीमेंट है वहां पे। सो अभी रिसेंटली आया, ये मैंने कहीं से लिया है, नो रूम फॉर 3 लैंग्वेज पॉलिसी। कहां पे? वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है ना, लोकल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। ये कह रहे हैं हिंदी हम पढ़ लेंगे, आप नहीं बताओगे, हम तो 2 लैंग्वेज रखेंगे, एक हमारी और एक इंग्लिश। इंग्लिश इसलिए क्योंकि एज ए लिंक लैंग्वेज बाकी लोगों से बात करने के लिए इंडिया में, ठीक है। हिंदी हम पढ़ेंगे, अपने आप पढ़ेंगे, बट नॉट फोर्सफुली नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ऑटोनॉमी की बात हो रही है। नीट एग्जाम को खत्म करने की बात कर रहे हैं ये लोग, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। तो यही सब वो उसी चीज के एग्जाम्पल है। आप न्यूज़पेपर हम लोग देखते रहते हैं, यही आती हैं चीजें, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट का एक एरिया वो देख लिया ऑटोनॉमी को लेके। दूसरा जो अभी भी बर्निंग इशू है, कॉन्फ्लिक्ट जिसपे होता रहता है, वो है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट का क्या रोल होना चाहिए, है ना। क्या उनको, जो वो डेली बेसिस पे इंटरफेयर करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को चलाने में मुश्किल होती है सीएम को, तो कहीं ना कहीं इसका जो रोल है गवर्नर का और प्रेसिडेंट का, वो क्वेश्चन उठता रहता है उस पर। जो इनिशियल आर्टिकल था, हमने जो न्यूज़पेपर में देखा था अभी, आरिफ मोहम्मद वाला, है ना, कुछ बिल उन्होंने अपने पास रख लिए, कुछ प्रेसिडेंट को भेज दिए, साइन कोई कर नहीं रहा है, विदहोल्ड कर लिया असेंट, है ना। सरकार चल नहीं पा रही है 2 साल से। तमिलनाडु में भी वो गवर्नर से परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी भी एक बर्निंग इशू है कि व्हाट शुड बी दी अप्रोप्रिएट रोल, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या रोल एनविसाज करता है गवर्नर का स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। क्या वो सिर्फ एक सिंबॉलिक रोल है, या उसको एक्टिविस्ट बन सकता है, एक्टिविज्म दिखा सकता है वो अपना हिसाब से, है ना, ठीक है। जैसे स्पेशली दिल्ली के जो एलजी हैं, तो ये तब जब ये इशू उठते हैं तब लोग कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कब उठते हैं इशू? जब अलग अलग पार्टी होती है सेंटर में और स्टेट में। जैसे दिल्ली में आप है, सेंटर में फिर बीजेपी है ना, ठीक है। तमिलनाडु में डीएमके है, केरला में लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट है, तब वेस्ट बंगाल में है ना, तब ये इश्यूज बहुत उठते हैं, है ना। अभी अपने जो वीपी हैं जगदीप धनखड़ जी हैं, वो पहले गवर्नर थे वेस्ट बंगाल में, तो आपने देखा था ना ममता बनर्जी का क्लैशेस होता था रोजाना, है ना, अपॉइंटमेंट्स को लेके, किसी और इशू को लेके, ठीक है। सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस कब राइज होते हैं? व्हेन 2 डिफरेंट पार्टीज आर इन पावर एट द सेंटर एंड द स्टेट। वही 1967 द रोल ऑफ गवर्नर बिकम्स इवन मोर कंट्रोवर्शियल, क्योंकि फिर गवर्नर क्या करता है? कोऑपरेट नहीं करने के बजाय कहीं ना कहीं डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस सेंटर से लेता है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट कर देता है, ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट में क्या प्रेसिडेंट का रोल होना चाहिए, स्पेशली गवर्नर का क्या रोल होना चाहिए, उसको एग्जामिन करने के लिए और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को हार्मोनियस बनाने के लिए कमेटी बनाई, कमीशन बनाया, विच इज नोन एज जस्टिस ना सरकारिया कमीशन, ठीक है। 1980s के अंदर 83, 88 में रिपोर्ट आ गई, टू एग्जामिन द इश्यूज रिलेटिंग टू सेंटर स्टेट रिलेशंस, स्पेशली द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो गवर्नर का जो ये है ना कंट्रोवर्शियल जो रोल है, इसको अगर खत्म करना है तो हमें क्या करना चाहिए? जब आप किसी को गवर्नर बना रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नर बनाओ, एक तो वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए। अगर वो उस स्टेट का नहीं होगा और उस स्टेट का गवर्नर होगा तो क्या होगा? लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एक वो वह व्यक्ति होना चाहिए जो अपने आप को ऐसे नहीं देखे मैं कांग्रेस का हूं, बीजेपी का हूं, आप पार्टी का हूं, वो उस सब चीज से ऊपर उठा हुआ हो, तो इश्यूज कम होंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति गवर्नर बनाइए जो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले चुका है, तो उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, तो बेटर फंक्शनिंग करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। लेकिन रिकमेंडेशंस दिए थे सरकारी कमीशन। तो यूपीएससी में जब आप पढ़ोगे फर्दर ना नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो यू विल सी कि भाई ये नाम बहुत बार आएगा। एक तो सरकारी कमीशन है और एक और कमीशन है, कौन सा है?
ये तो पुराना हो गया ना 80s का। उसके बाद एक और आता है सेंटर स्टेट रिलेशन पे, कौन सा है, ठीक है। तो द आइडिया इज कि रोल का, गवर्नर का जो कंट्रोवर्शियल रोल है ना कहीं सेंटर स्टेट रिलेशंस में, वो जो एक है ना बोन ऑफ कंटेंशन है, उसका क्या रोल होना चाहिए, तो ये लेके अभी भी डिबेट होता रहता है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इस इंस्टीट्यूशन का यूज करती है स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए। हमने पढ़ा ना स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फीचर, यूनिटरी बायस का फीचर है गवर्नर का इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऐसे प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज होता है, यूज या मिसयूज जो भी है, तो बनाया तो अच्छे के लिए है ना। स्टेट में गवर्नमेंट प्रॉपर नहीं चल रही है, सेंटर के डायरेक्शंस को नहीं मान रही है, मतलब स्टेट में क्या हो गया है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गया है, दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच मींस फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गया है स्टेट में। तो गवर्नर क्या बोलेगा, प्रेसिडेंट रूल लगा दो, रिकमेंडेशन देगा। तो ये तो हमने आइडियल केस में एनविसाज किया है, लेकिन मिसयूज ज्यादा होता है। सेंटर में पार्टी आई किसी और, है ना, इंदिरा गांधी की पार्टी आई, तो उसने कहा कि जो जो स्टेट में मेरी सरकार नहीं है ना, मैं उन सबको हटाऊंगा, तो हटा दिया। फिर जब नेक्स्ट सरकार आई तो उसने बोला मेरी सरकार को हटाया तो मैं इसको हटा दूंगा। तो ये चलता रहता है फेनोमेनन। सो ओरिजिनली हमने क्यों बनाया था कि भाई इसका यूज करो, लेकिन बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में यूज करो, वेरी स्पेयरिंगली। लेकिन 67 के बाद से, जब से सेंटर स्टेट के झगड़े शुरू हो गए, है ना, हमने पढ़ा ना, अभी टर्निंग पॉइंट है ये सेंटर स्टेट रिलेशंस में, तब से ये मिसयूज जो भी है, डिपेंड्स, है ना, बहुत ज्यादा शुरू हो गए। फिर एसआर मुंबई केस आया वगैरह वगैरह। तो अब तो काफी रोक लग गई है इसमें कि किस केस में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो, कब नहीं लगा सकते, है ना, किसको बुलाना है सरकार बनाने के लिए, किसको नहीं बुलाना है, गवर्नर के ऊपर नहीं है ना, फ्लोर टेस्ट होगा स्ट्रेंथ का वगैरह वगैरह, ठीक है। सो गवर्नर हो गया। दूसरा जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है वो है आर्टिकल 356। सो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा है, आर्टिकल 356, विच प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंट्स, है ना, राष्ट्रपति शासन इन एनी स्टेट। क्या कहता है वो, ये प्रोविजन कब अप्लाई करना है, आइडियली कब अप्लाई करना है, दिस प्रोविजन इज टू बी अप्लाइड व्हेन इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं किसी स्टेट में, गवर्नर को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उस स्टेट की जो रनिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हो रही है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है, या कोई भी रीजन से, है ना, ओपन रखा है उसको सर, ठीक है। व्हेन ए सिचुएशन हैज अरीजन स्टेट के अंदर विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, that the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitutional machinery। ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है कि there is a failure of the constitutional machinery, then you can impose article 356। आप जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है उसको बर्खास्त कर सकते हैं, और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर के पास आ जाएगा, ठीक है। और फिर इलेक्शंस होंगे, फिर वापस से सरकार बनेगी। ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसको हम ज्यादा किस लिए यूज कर रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज कर रहे हैं। सो आर्टिकल 356 कब यूज करना चाहिए, बहुत कम से कम यूज करना चाहिए, है ना। सो दिस आर्टिकल वाज एक्चुअली कम यूज हुआ 1967 तक, जब तक कि सेम सरकार बनती थी सेंट्रल स्टेट में। आफ्टर 1966-7 मेनी स्टेट्स हैड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, है ना, 9 स्टेट्स में, एंड द कांग्रेस वाज इन पावर एट द सेंटर। तो जैसे लगा कि अलग सरकार बन रही है सेंटर में, मैंने इसका यूज किया, बहाना बनाया कि फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, सरकार को बर्खास्त किया, इलेक्शन कराया, अपनी गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी। तो गलत हो गया ना एक तरह से, ठीक है। द सेंटर हैज ऑफन यूज्ड या मिसयूज्ड, ठीक है, यूज्ड दिस प्रोविजन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, है ना, उसको डिसमिस करने के लिए इस बहाने, और हैज यूज्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर टू प्रिवेंट द मेजॉरिटी पार्टी फ्रॉम अज्यूमिंग ऑफिस। तो आपको मालूम है कि 2 गवर्नर के पास ऑप्शन है, गवर्नर बुलाता है ना सरकार बनाने के लिए, तो किसको बुलाता है, गवर्नर अपॉइंट करता है सीएम, लेकिन जिसको चाहे उसको नहीं कर सकता है। किसको करेगा, जो लार्जेस्ट पार्टी है उसको बुलाएगा, लेकिन किसी के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं है, 50% सीट्स नहीं, तो फिर गवर्नर के पास रोल आ जाता है कि किसको बुलाना है। तो किसको बुलाता है, जो सेंटर में सरकार है उस वाली पार्टी को हेल्प करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उस पर अब तो काफी कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी भी ऐसा होता है, तो कंट्रोवर्शियल एक्सरसाइज हो जाता है ना पावर का, ठीक है। तो ये इसको लेके डिस्प्यूट होता रहता है कि भाई इसको कम यूज करना चाहिए। लेकिन दूसरा जो सेंटर स्टेट रिलेशंस का एस्पेक्ट है, तीसरा, वो है न्यू स्टेट्स, है ना। कोई विदर्भ की डिमांड करता है, उत्तराखंड बन गया, झारखंड बन गया,
छत्तीसगढ़ बन गया, तेलंगाना की बात उठती थी वो भी बन गया। ठीक है, अभी आपने देखा सोनम वांगचुक वाला केस स्टार्टिंग में अपन ने देखा, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें स्टेटहुड मिले, है ना। तो ये डिमांड भी उठती रहती है, ये भी सेंटर और स्टेट के बीच में टेंशन को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो इन द कोर्स ऑफ दी, भाई हमने जब फ्रीडम स्ट्रगल चलाया, 10 मिनट और बैठो आप, जब हमने फ्रीडम स्ट्रगल चलाया, ठीक है, कांग्रेस ने चलाया, तो कांग्रेस ने क्या प्रॉमिस किया लोगों को कि जब हमें आजादी मिलेगी, जिस दिन हम आजाद होंगे उस दिन हम क्या करेंगे, इंडिया बनाएंगे, उस इंडिया में स्टेट्स बनाएंगे, और उस स्टेट्स को किस बेसिस पे बनाएंगे, भाषा के आधार पे बनाएंगे, लिंग्विस्टिक लाइंस पे बनाएंगे। देश आजाद हो गया, लेकिन देश आजाद हुआ तो साथ में क्या मिला, पार्टीशन। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो प्रॉमिस तो किया था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो अब मैं आपको लैंग्वेज के आइडेंटिटी के आधार पे स्टेट नहीं दूंगा। पंडित नेहरू ने अपोज किया, पटेल ने अपोज किया, है ना, जीवीपी कमेटी बनी, पताबी सीतारामैया थे उसमें, बहुत लोग थे। फिर एक पोटी श्रीरामुलु थे आंध्र प्रदेश वाले, उन्होंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तेलुगु लोगों के लिए आंध्र प्रदेश चाहिए, है ना। और फिर वो भूख हड़ताल में बैठ गए सोनम वांगचुक की तरह, काफी दिन रहे और फिर वो चले गए, है ना। ही वाज अ गांधीयन। फिर दंगे वंगे हुए और काफी इश्यूज हुए, तब जाके नेहरू गवर्नमेंट ने कहा कि ओके, है ना, तो पहला स्टेट बनता है भाषा के आधार पे, वो है आंध्र प्रदेश। तेलुगु नॉट, हाँ, तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए, ठीक है, मद्रास से अलग होके। और फिर एक बना दिया तो फिर सब बनाने पड़ेंगे। फिर सरकार ने कहा चलो ऐसे तो फिर बात नहीं बनेगी, तो सिस्टमेटिक तरीके से बनाते हैं। तो हम क्या बनाते हैं, सरकार में एक चीज बनाते हैं, सबसे पहले कमीशन बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं। तो उन्होंने बनाया स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या फैजल अली कमीशन। उसने कहा कि इतने स्टेट और बना सकते हैं, ये स्टेट बना सकते हैं, किस आधार पे, भाषा के आधार पे, और वो स्टेट बन गए। लेकिन वो डिमांड वहां पे खत्म नहीं होती, फिर और बनते हैं, फिर और बनते हैं, और आज तक बन रहे हैं। ठीक है, राजस्थान की भी बात करते हैं ना, इसके कितने पार्ट कर देने चाहिए, बीच में उठा था। यूपी की बात होती है कि 4 और बना दो उसमें से। ठीक है, तो वो तो अब जिसको भी प्रॉब्लम होती है बोलता है कि भाई, है ना, जयपुर में भी जगतपुरा वालों के लिए अलग बना दो, या पता नहीं, ठीक है, जो भी है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स बनाते हैं। तो वो चीजें वहीं से उठती हैं, जब लोगों को लगता है ना मेरा नेग्लेक्ट हो रहा है और मेरे इश्यूज को उठाया नहीं जा रहा है। ठीक है, तो डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स। सो इन द कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट इटसेल्फ, पहले ही शुरू हो गया था लिंग्विस्टिक लाइन पे स्टेट्स की डिमांड। इट वाज डिसाइडेड दैट जहां तक संभव है ना, एज फार एज पॉसिबल, स्टेट्स वुड बी क्रिएटेड किस ग्राउंड पे, वुड बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी आइडेंटिटी। ठीक है, तो एक तरह की भाषा बोलने वाले, एक तरह का पहनावा, एक तरह का खान पान करने वाले लोगों को एक स्टेट दे देंगे, एक तरह वालों को एक दे देंगे, है ना। ये हमने पहले एक्सेप्ट कर लिया था प्रिंसिपल, प्रॉमिस किया लोगों को कि आजादी मिलने दो, उसके बाद आपको आपका स्टेट मिल जाएगा। लेकिन दिस अल्टीमेटली लेड टू द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन इंडिपेंडेंस मिलते ही क्या हुआ, पार्टीशन हुआ। तो सम रीजन्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर सेपरेट स्टेटहुड, लाइक विदर्भ, महाराष्ट्र, और अब कहीं ना कहीं लद्दाख की भी बात कर लो आप, वो भी, है ना, स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो विदर्भ है आपका इसमें महाराष्ट्र में, ये जो नागपुर वाला एरिया है ना, ये समवॉट बैकवर्ड है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र। ठीक है, अब जो डिमांड उठती है जनरली लैंग्वेज के बेसिस पे ना होकर मोर ऑफ डेवलपमेंट डेफिसिट के बेसिस पे उठती है ना। उसमें ये एंगल भी रहता है आइडेंटिटी वाला भी, ठीक है, कि वो लोग ज्यादा हावी हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये जब डिमांड उठती है तो सेंट्रल स्टेट के बीच में फिर क्लैशेस होते हैं। ठीक है, ये हो गया सेंटर वर्सेस स्टेट। बट स्टेट वर्सेस स्टेट भी चलता है, कहां कहां, 2 मेजर। ये बाउंड्री यहां से होके जानी थी, यहां से क्यों होके गई, ये ऐसे जानी चाहिए थी। ठीक है, तो जैसे बेलगाम हो गया महाराष्ट्र और उसके बीच में, कि ये तो हमारे पास आना चाहिए था जब स्टेट बना ना, कर्नाटक और महाराष्ट्र, क्योंकि वहां पे मराठी स्पीकिंग भी है, कन्नड़ स्पीकिंग भी है, तो किसके पास होगा पता नहीं। चंडीगढ़ दोनों की राजधानी बना हुआ है भाई। हरियाणा क्या किया, पंजाब से जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज उनको अलग करके बना दिया, पंजाबी सूबा अलग हो गया, हरियाणा अलग हो गया। लेकिन चंडीगढ़ अभी भी कंट्रोवर्शियल ही है, तो क्या दोनों के पास है। ठीक है, तो ये सब डिमांड। अभी दूसरा रिवर वाटर शेयरिंग को लेके बहुत बड़ा इशू है, अपन राजस्थान वाले भी कहते हैं पानी आएगा आएगा, अब तक तो आया नहीं इधर झुंझुनू वगैरह में। ठीक है, तो कावेरी वाटर को लेके डिस्प्यूट है कि मुझे इतना पानी मिलना चाहिए, इतना ही पानी मिला, तो वो इश्यूज ज्यादा फ्लेमेबल इश्यूज हैं, क्योंकि वहां पे क्या झगड़े होते हैं, एक दूसरे की बसें जला देते हैं लोग, है ना। पानी क्योंकि फिर फार्मर्स के इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है ना, पॉलिटिकल इशू बन जाता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाने में से भी कुछ नहीं होना,
है ना, उसमें तो फिर लोगों को बैठ के ही सुलझाना पड़ेगा। और फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो पानी फिर और ज्यादा स्केर्सिटी हो रही है, तो और ज्यादा ऐसे इश्यूज उठ रहे हैं। ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स कीप रिकरिंग, बार बार होते हैं इसके नाम पे, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट के नाम पे। कौन कौन से हैं? एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट, है ना, कि ये बेलगाम है, ये कर्नाटक में होना है लेकिन महाराष्ट्र में होना चाहिए, भाई हमारा है ये इश्यूज। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवर वाटर, जो इंटरेस्ट स्टेट जो रिवर्स है उसके वाटर शेयरिंग को लेके होता है, स्पेशली जो कावेरी वाला है, स्पेशली जो कावेरी वाला बिटवीन गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर स्टिल बैटलिंग ओवर दी शेयरिंग ऑफ वाटर्स ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक है, ये हो गया वहां तक। अब स्पेशल प्रोविजन देख लेते हैं। स्पेशल प्रोविजन कुछ नहीं है। यूएस में क्या होता है कि हर स्टेट को कितनी सीटें सेनेट में? 2, टोटल 50 स्टेट्स हैं। टोटल कितनी सीट हो गई? 100 सीटें हैं। हमारे यहाँ क्या है? ऐसा नहीं है। जो बड़ा स्टेट है उसको ज्यादा सीट है, गोवा को कम है, राजस्थान को ज्यादा है, यूपी को उससे भी ज्यादा है ना, वेस्ट बंगाल को ज्यादा है, छोटे स्टेट को कम है, तो पॉपुलेशन के रेशियो में है। यूएस में ऐसा नहीं है, हर एक स्टेट को क्या है? सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। हमारे यहाँ एसिमेट्रिक है। दूसरा, जेएनके को स्पेशल स्टेटस, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आपका अपना फ्लैग होगा, राजस्थान को नहीं दिया, गुजरात को नहीं दिया। ठीक है। तीसरा, कुछ लोगों के पास स्टेटहुड है, कुछ अभी भी यूटी है, जैसे लद्दाख कह रहा है यूटी नहीं, हमें स्टेटहुड दो। इक्वल स्टेटस नहीं है, फेडरलिज्म है, शेयरिंग ऑफ पावर है, लेकिन वो भी अनइक्वल है बिटवीन वन स्टेट एंड द अदर स्टेट। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उनको शेड्यूल 6 में है ना स्पेशल स्टेटस है, आर्टिकल 371 ABC करके स्पेशल ट्रीटमेंट है, बाहर के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है। तो कुछ एरियाज को हमने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया क्योंकि वहां का कल्चर अलग है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, ट्राइबल एरियाज है मे बी, है ना, उनकी लिंग्विस्टिक या कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। या जब आजादी हुई तो हमने कोई ऐसी स्पेशल ट्रीटी साइन करी कि भाई आप हमसे मिल जाओ लेकिन आपको ये दे मिलेगा बदले में। ठीक है। तो देना पड़ा उस टाइम पे, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया हमने, है ना, जम्मू कश्मीर के साथ, क्योंकि वहां पे जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मुस्लिम बट रूलर वाज हिंदू, है ना, तो वो पाकिस्तान में मिल सकता था। हमने कहा हमारे साथ मिलोगे तो आपको ये मिलेगा, तो वो ये डिस्प्यूट चलता रहा। ठीक है। उसने कहा मुझे क्या मिलेगा बदले में? बोला आर्टिकल 370 मिलेगा, और बताओ। ठीक है। अब हमने कहा कि अब जरूरत नहीं है, जो भी है, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर डिसाइड हो गया। ठीक है। द आइडिया इसकी सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, फेडरल है लेकिन एसिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। कुछ लोगों को थोड़े से ज्यादा कंसेशंस हैं, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है। ठीक है। तो वो क्यों है? वो डिपेंड करता है उनके सोशल हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस पे। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, मिजोरम, आसाम, है ना, नागालैंड, अरुणाचल, उनको स्पेशल स्टेटस है वहां पे क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत रहती है ना, तो आर्टिकल 371 में उनको। जेएनके को था, वो अब खत्म हो गया। अब लद्दाख डिमांड कर रहा है स्टेटहुड की, है ना। ठीक है। तो वहां पे चैप्टर खत्म होता है, यही है और कुछ नहीं है उस चैप्टर में। बाकी तो करंट इश्यूज हैं जो हमने देखे हैं पिछले प्रीवियस क्लासेस में, ये मैंने इसलिए शेयर किया। ये सिनॉप्सिस है इस पूरे चैप्टर का और बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, पढ़ना आप। फेडरलिज्म इज लाइक ए, वो साउथ अफ्रीका के बारे में कहते हैं ना, साउथ अफ्रीका किस तरह का नेशन है? नेल्सन मंडेला कहते हैं साउथ अफ्रीका इज ए रेनबो नेशन, है ना। अलग अलग भाई वहां पे ब्लैक्स भी हैं, है ना, व्हाइट्स भी हैं, इंडियंस भी हैं, जो भी, है ना। तो फेडरलिज्म इज ऑल्सो लाइक कि सबकी आवाज को मौका मिले सुनने का। तो फेडरल स्ट्रक्चर हमने अपनाया क्योंकि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंटल डायमेंशंस, वैरायटी ह्यूज है ना। तो एक केंद्र दिल्ली से सरकार नहीं चला सकते आप, है ना। लोकल इश्यूज को लोकल गवर्नमेंट बेटर समझती है, तो हमने फिर फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया कि लेट द पीपल इलेक्ट देयर ओन एमएलएस एंड द एमपीज, और दोनों एक साथ करेंगे तो साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये है, तो फेडरलिज्म लाइक ए रेनबो। और हम लोग किसकी बात करते हैं हिंदुस्तान में? हमेशा बात करते हैं विविधता में एकता की, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इंपॉर्टेंट भी है ना। यहाँ पे सिर्फ जर्मन्स नहीं रहते हैं, फ्रेंच नहीं रहते हैं, या इंग्लिश नहीं रहते हैं, यहाँ पे गुजराती भी रहते हैं, मराठी भी रहते हैं, हिंदी स्पीकर्स भी रहते हैं, है ना, मलयाली भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अदर देन फेडरलिज्म, है ना, बट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, विद ए यूनिटरी बायस। ठीक है। तो ये बैलेंस जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, उस पतली सी रस्सी पे चल रहे हैं। एक तरफ तो सेंटर, एक तरफ स्टेट है, उसको सारे टाइम बैलेंस कर रहे हैं। कई बार इधर उधर गिर भी जाते हैं हम लोग। ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं,
बट चाहिए क्या हमें, अगर एक साथ रहना एज ए टीम इंडिया, चाहिए हमें म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे के प्रति टॉलरेशन, इश्यूज पे डिस्प्यूट है उसको पीसफुली रिजॉल्व करें, चाहे वो बाउंड्री को लेके है, चाहे वो रिवर वाटर के शेयरिंग को लेकर है, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे है, चाहे वो नीट पे है ना। देयर शुड बी एन एनवायरनमेंट ऑफ डायलॉग, म्यूचुअल ट्रस्ट, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, है ना, यूनिटी एज वेल एज डाइवर्सिटी। कंट्री में सब लोग एक जैसे दिखेंगे, एक जैसा खाना खाएंगे, एक जैसा पहनावा होगा, एक जैसा दिखेंगे, एक जैसा बोलेंगे, उससे नेशन स्ट्रांग होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। रादर आप सबके डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करोगे रादर देन उसको होमोजेनाइज करने के, स्ट्रीमलाइन करने के, तो चांसेस आर बेटर सर्वाइव करने के, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में क्या बोलते हैं, क्या फ्लेवर जो होता है, जो है ना, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, है ना। तो वैरायटी होगी, नहीं तो आप भी बोर हो जाओगे कि राजस्थान में भी वही लोग मिलते हैं और नॉर्थ ईस्ट में अंडमान घूमने जाता हूँ तो भी वही लोग मिलते हैं, तो कहाँ घूमने जाऊँ, तभी घूमने जाऊंगा ना जब देयर विल बी यूनिटी, है ना, डाइवर्सिटी होगी इन यूनिटी। तो स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है डिफरेंसेस को, रादर देन सेलिब्रेट करने की जरूरत है। डू नॉट फोर्स, है ना, अपनी वैल्यूज, है ना, यूनिटी फोर्स मत करो आप, है ना, क्योंकि ज्यादा फोर्स करोगे, हिंदी हो चाहे कोई भी इशू हो किसी और स्टेट पे, तो वो रिजेंटमेंट बढ़ेगा उससे, है ना, उससे झगड़े बढ़ेंगे, सोशल डिस्कॉर्ड बढ़ेगा, है ना, एलियनेशन होगा, फिर लोग बात करना बंद कर देंगे कि मेरी तो कोई सुनता नहीं है, तो मैं क्यों बात करूं, मेरे पास क्या इंसेंटिव है ना, साथ में रहने का। तो एलियनेशन नहीं हो, दैट इज वाई जरूरी है ना। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटी जो सेंसिटिव है टू डाइवर्सिटीज एंड टू द डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी की डिमांड है तो उसको सुने, और किसी को स्पेशल पैकेज दे तो स्पेशल पैकेज दे, किसी को थोड़ा सा ज्यादा ना स्टेटहुड चाहिए या लिबर्टी चाहिए तो वो दे, ठीक है। तो सारे ऑप्शन है आपके पास, बट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाहर जाके नहीं ना, उसके बाहर कोई ऑप्शन नहीं है, उसके अंदर है कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा। सो वी शुड वर्क विद द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरेशन या फेडरलिज्म। यही कहते हैं मोदी जी, सबका साथ सबका विकास, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो फोर्स नहीं करना, यूनिटी, डिफरेंसेस एक्नॉलेज करो, है ना, दैट विल एड वैल्यू, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, है ना। हमने पढ़ा था जैन वाली फिलोसफी, अनेकांतवाद वाली, है ना। तो द मैन एंड द 7 एलिफेंट वाली बात है ना, कि एलिफेंट कैसा होता है, तो ट्रुथ पूरा किसी के पास नहीं है, थोड़ा थोड़ा सबके पास, और सबका ट्रुथ मिला के कंप्लीट ट्रुथ बनेगा, ठीक है। तो किसी का भी होल सोल राइट नहीं है ट्रुथ के ऊपर, है ना, कि ये ट्रुथ है मेरा वाला, वो नहीं है ना, वो आपका वहम हो सकता है, थोड़ा ट्रुथ है, पार्ट ऑफ एलिमेंट। इसलिए डाइवर्सिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड फेडरलिज्म इज लाइक ए रेनबो। तो ये अच्छा इसने सिनॉप्सिस लिखा है, तो पढ़ना आप इसको, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।